हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सभी को गुड मॉर्निंग है। तो सबसे पहले आप सब लोग जो है जुड़ जाओ। आप लोगों की पहली क्लास है, मतलब आप में से बहुत सारे बच्चों की पहली क्लास होगी। मेरे साथ ये है सबसे पहली क्लास। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताती हूँ आपको, फिर हम देखेंगे कि हमें आज क्या करना है ना। तो एक बार फटाफट से जुड़ जाओ। और सभी को गुड मॉर्निंग है। नमस्ते और गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्ते और गुड मॉर्निंग है। ठीक है भाई। तो थोड़ा सा ना मैं अपने बारे में बता देती हूँ, क्योंकि मतलब आप लोग पहली बार जुड़े हो हमसे। मेरा नाम है आस्था, है ना। मैं आपको थोड़ा सा ऑर्गेनिक का पोर्शन और थोड़ा सा फिजिकल का पोर्शन पढ़ाऊंगी। तो आज तो हम स्टार्ट करेंगे अपना ऑर्गेनिक का, जो अपना बिल्कुल बेसिक होता है ना, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो मतलब मज़ा आएगा, पढ़ते रहना, पर कंटिन्यू पढ़ते रहना। प्लीज़ ट्राई करना कि बैकलॉग ना हो। आपका जो जनरली होता है ना, सैटरडे संडे क्लासेस नहीं होती हैं, तो उसमें कोशिश करना, अगर मान लो कि हफ्ते में कुछ ऐसा आ गया, आपके टेस्ट वगैरह आ गए, कुछ कुछ भी हो सकता है ना, तो आप सैटरडे संडे को वो बैकलॉग कंप्लीट कर लेना। ये तो मैं आपको पहले से ही बोल रही हूँ स्टार्टिंग में ही, क्योंकि अभी तो चल रहा है, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। एक दो हफ्ते बाद ना, एक दो हफ्ते तो नहीं, एक दो महीने बाद आप लोग ही क्वेश्चन करते हो मैम बैकलॉग हो गया, कैसे कंप्लीट करेंगे। मैं तो बढ़िया हूँ, आप लोग बताओ, आप लोग सब बढ़िया हो ना? तो तैयार हो आप लोग स्टार्ट करने के लिए अपनी जर्नी, है ना, हम लोगों के साथ? तो देखो, अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं ना, वो हमारा जीओसी रहने वाला है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना कि स्पीड फास्ट है, स्पीड स्लो है, कुछ इस टाइप से हो तो मुझे बता देना। ठीक है। तो जीओसी का थोड़ा सा इंट्रो बता देती हूँ मैं, है ना। जीओसी में क्या होता है अपना, कि ये ना बेसिक अपना, अच्छा बैकलॉग हो गया था, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अब यहाँ पे कंप्लीट कर लेना, है ना। तो देखो, जीओसी में क्या होता है अपना, ये जो अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना हमारी, जैसे अब हमारी केमिस्ट्री ना 3 पार्ट्स में होती है जनरली, मतलब होती तो बहुत सारी है, केमिस्ट्री बहुत बड़ा वाइड सब्जेक्ट है। उसको हम मेनली मोटे मोटे तौर पे फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बांट देते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना हमारी, उसका जो बेस क्रिएट करता है ये जीओसी होता है। ये जीओसी कहने के लिए बहुत छोटा चैप्टर है, कहने के लिए कि जीओसी है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन आप इसे पूरे साल पढ़ते रहो, पूरे साल का खत्म नहीं होता ये जीओसी, इस तरीके से चैप्टर होता है। घबराना मत। पर जो जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें चाहिए ना कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपनी चीजें कर सकें, अपनी रिएक्शंस वगैरह कर सकें, वो हम यहाँ पे सीखेंगे, है ना। तो ये क्या है, अपना बेस क्रिएट करेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो आप लोग जुड़े हैं ना, जो डाउट हो पूछ लेना साथ साथ। और अगर लगे भाई स्पीड फास्ट है तो मुझे बता देना। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना जीओसी। तो देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं, जब भी हम केमिस्ट्री का नाम सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग में आता है कि अच्छा कोई रिएक्शन हो रही होगी। रिएक्शन में क्या होता है बेसिकली, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो फ्लो करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब एक जगह से दूसरी जगह के क्या मतलब है, कि मान लो मेरे पास कोई रिएजेंट है ए, है ना। मेरे पास कोई ए रिएजेंट है, वो बी के साथ रिएक्ट करके कुछ प्रोडक्ट पी बना रहा है। बस अभी सुनते रहे ना कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। फिर आगे आगे ना थोड़ा, जब जैसे ग्रेजुअली चीजें बढ़ेंगी ना, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। समझो, देखो ए जो है वो रिएक्ट कर रहा है बी से, और वो पी प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये जो रिएक्शन होती है पूरी केमिस्ट्री में, जैसी भी रिएक्शन होती है ना, हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो के थ्रू ही होती है। चाहे किसी भी टाइप की आप रिएक्शन ले लो, एसिड बेस रिएक्शन ले लो, आपने सुनी होगी एसिड बेस, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ये सब सुनी होंगी आई होप आप लोगों ने। अगर नहीं सुनी तो कोई बात नहीं, आप सुन लोगे, है ना। तो ये जो रिएक्शंस होती हैं, ये किस वजह से होती हैं, जब हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है एक जगह से दूसरी जगह, और हमारा बनाता है क्या, प्रोडक्ट पी। अब सुनो, जब हमारा कोई रिएजेंट, दो रिएजेंट जैसे ए और बी, जरूरी नहीं है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट पी बनाए। वो ऐसा भी हो सकता था कि कुछ और रिएक्शन होकर के प्रोडक्ट P2 बना लेते, ये P1 है अपना, ये P2 बना लेते। पर मेजर मतलब एक ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ना हमेशा बात करेंगे एक मेजर प्रोडक्ट की और एक माइनर प्रोडक्ट की। तो जो मेजर प्रोडक्ट होता है ना, वो मतलब कि मान लो कि अगर रिएक्शन हुई 100%, उसमें से 80% आपका P1 बना और 20% P2 बना। तो जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करते हैं, तो हम ना मेजर प्रोडक्ट को देखते हुए बात करते हैं। अब ये मेजर प्रोडक्ट ऐसा ही क्यों बना, वो हमें समझाती है हमारी जीओसी। ठीक है। इसमें कुछ और चीजें भी आती हैं, कि मान लो कोई भी रिएक्शन जब होती है ना, कोई भी रिएक्शन, वो इसलिए होती है क्योंकि उसे स्टेबिलिटी चाहिए होती है। आपने सुना होगा कि आपका जो Na है और Cl है,
Na क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, Cl एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और अपना मस्त में NaCl बन जाता है, न्यूट्रल स्टेबल बन जाता है ना। इस तरीके से सुना है आपने। सिमिलरली ऐसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी होता है, बस थोड़ी सी रिएक्शंस अलग होती हैं, उनमें रिएक्शन मैकेनिज्म अलग होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बट होती सेम चीज ही है। कोई भी चीज स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता है, स्टेबिलिटी को। अब जब स्टेबिलिटी उसे चाहिए तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि अच्छा ये स्पीशीज ज्यादा स्टेबल है, ये स्पीशीज कम स्टेबल है, तभी जो ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा बनेगी, है ना, जो ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा बनेगी। तो ये जो स्टेबिलिटी होती है ना, ये स्टेबिलिटी, ये डिफाइन करने के लिए हम जीओसी यूज करते हैं, और जीओसी में कुछ इफेक्ट्स पढ़ते हैं, इफेक्ट्स। तो वो हम स्टार्ट करेंगे आज। जैसे कि इफेक्ट्स के मैं आपको नाम बता देती हूँ, आप में से बहुत लोगों ने सुने होंगे ये इफेक्ट, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस, छोटी क्लासेस में सुना होगा, सुना होगा तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, यहाँ पे तो हम अच्छे से सीखेंगे ही उसको बेसिक से लेकर के, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि क्या है हमारा बेसिकली जीओसी में। जीओसी में हमें पढ़ना क्या क्या है कि अगर हमारी रिएक्शन हो रही है ए और बी की और हमारा पी बन रहा है, P1 भी बन रहा है, P2 भी बन रहा है, लेकिन P1 जो है ज्यादा अमाउंट में बन रहा है, तो ऐसा क्यों बन रहा है कि P1 ही ज्यादा अमाउंट में बन रहा है ना। अब इसके और भी रीजंस होते हैं, वो और भी आगे आगे पढ़ेंगे, पर अभी मोटे मोटे तौर पे ऐसे समझना कि हम ना स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए अपनी रिएक्शन की हम पढ़ेंगे अपने इफेक्ट्स। हमारे पास ना दो तरीके के इफेक्ट होते हैं, दो तरीके के इफेक्ट में हमारा होता है एक तो प्राइमरी इफेक्ट और एक होता है सेकेंडरी इफेक्ट। जैसे होता है ना कि भाई क्लास है हमारी, प्राइमरी क्लास होगी, फिर हम ऊपर जाते हैं सेकेंडरी क्लास में जाते हैं ना, फिर हायर क्लासेस में जाते हैं, इस तरीके से। सिमिलरली जीओसी में भी हमारे जो इफेक्ट्स हैं दो तरीके के, ठीक है। तो आई होप यहां तक थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा कि स्टोरी क्या रहने वाली है। थोड़ी सी और स्टोरी बताती हूँ, फिर एक बार करेंगे। देखो मैंने आपको ये तो बता दिया कि हमारा जो है ना प्रोडक्ट बनता है, एक ज्यादा अमाउंट में बनेगा, एक कम अमाउंट में बनेगा, और जरूरी नहीं कि दो ही हो, चार भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, कितने ही प्रोडक्ट हो सकते हैं, वो तो रिएक्शन टू रिएक्शन डिपेंड करता है। हमें क्या पहचानना है कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और कैसे बनेगा, वो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहचानना होता है। दूसरी चीज इधर देखो, जब भी हम ए और बी के रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या लगता है सीधा पी बन जाएगा, मतलब ए बी को मिक्स करें एकदम पी बन गया? ऐसा नहीं होता। जब हम किन्हीं दो रिएक्टेंट्स को, देखो इनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स भी बोल सकते हैं इन्हें, और इन्हें सबस्ट्रेट्स भी बोलते हैं, सबस्ट्रेट, ठीक है, सबस्ट्रेट। और यहां पर हम कोई चीज डालते हैं इसमें ताकि रिएक्शन हो जाए, यहां पे हम कुछ आर डालते हैं, इसको बोलते हैं रीएजेंट्स, इसको क्या बोलते हैं, रीएजेंट्स बोलते हैं। और फाइनल हमारा बनता है क्या, प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट्स, है ना। अब ये जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन होता है, ये किसी चीज के थ्रू होता है। उसकी स्टेबिलिटी अगर हम डिफाइन कर दें कि अच्छा ये वाली जो चीज है अगर ऐसे बनेगी तो ज्यादा स्टेबल बनेगी, तो वो हमारे एक प्रोडक्ट को मेजरली लीड करती है बनने में। वो खैर आगे पढ़ेंगे कि इसमें और इसमें ट्रांसफर होने में ना एक चीज आती है, इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। वो भी हम आगे देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है। पर अभी तक बताओ, अभी तक की कहानी सभी को समझ में आ गई है? सभी को गुड मॉर्निंग। देखो मैं आपको अपना बारे में क्लियर कर देती हूँ। मैं ना जैसे मानो 11 बजे क्लास है, तो मैं 11:01 पे ना क्लास स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो आप लोग ना टाइमली जुड़ जाया करो मेरे से, अब तो कम से कम। बाकी आप सबको इतनी कहानी तो समझ में आ गई होगी आई होप। आज हम थोड़ा बिल्कुल बेसिक इंट्रो ही है, तो आराम आराम से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। कल हम थोड़ा है ना तेज करेंगे। तो अभी तक बताओ, अभी तक सबको क्लियर हुआ? इसमें तो किसी को आई होप डाउट नहीं होगा, अगर है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम सीधा जंप करेंगे अपने इफेक्ट्स पे, जो डिपेंड करते हैं, मतलब डिपेंड नहीं करते, जो मतलब गवर्न करते हैं स्टेबिलिटीज को, ठीक है। बताओ सबको क्लियर हो गया इतना? तो आगे बढ़ते हैं एकदम, बता दो भी, बता दो, क्लियर है ना? चलो भाई बढ़िया बढ़िया, स्टार्ट करते हैं फिर अपना ना इफेक्ट स्टार्ट करते हैं। इफेक्ट्स में देखो मैंने आपको जैसे बताया, दो तरीके के हमें इफेक्ट देखने हैं, ठीक है। दो तरीके के इफेक्ट देखने हैं, एक है हमारा प्राइमरी इफेक्ट और एक है हमारा सेकेंडरी इफेक्ट। देखो एक है अपना प्राइमरी इफेक्ट और एक है अपना सेकेंडरी इफेक्ट। प्राइमरी इफेक्ट किन किन चीजों पे लगेगा, या फिर मतलब लगता तो ये जो दोनों इफेक्ट्स है ना, ये हमारे सब पे लगते हैं, ये दोनों के दोनों इफेक्ट वर्क करते हैं, बोथ वर्क।
मतलब साइमल्टेनियसली आपस में मिल करके काम करते हैं। लेकिन हमें कौन से को पहले देखना है, कैसे देखना है, उसके बेसिस पे हमने बोल दिया कि एक को प्राइमरी इफेक्ट बोल दिया और एक को हमने सेकेंडरी इफेक्ट बोल दिया, है ना। अब प्राइमरी इफेक्ट में क्या क्या आता है, आपकी बहुत बेसिक चीज आती है प्राइमरी इफेक्ट में। अगर मैं प्राइमरी इफेक्ट लिखूं तो उसमें हमारी आती है एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और दूसरा आता है हमारा साइज। इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक सब पार्ट होता है हाइब्रिडाइजेशन, वो आता है इसमें प्राइमरी इफेक्ट में। फिर आता है अपना सेकेंडरी इफेक्ट। क्या आता है हमारा सेकेंडरी इफेक्ट आता है। और सेकेंडरी इफेक्ट में क्या क्या आता है, सेकेंडरी इफेक्ट में हमारे जो बड़े बड़े आप लोगों ने नाम सुने होंगे, या नहीं सुने तो अब सुनो। हमारे जैसे इंडक्टिव इफेक्ट आता है, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, है ना। फिर आता है अपना रेजोनेंस, रेजोनेंस आ जाता है अपना। मेसोमेरिक इफेक्ट आता है, मेसोमेरिक इफेक्ट आता है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। एरोमेटिसिटी आती है इसमें, है ना। तो ये सब इफेक्ट्स हैं जो हमें ना देखने, एक एक करके सीखने कि इन सब इफेक्ट से, ये सारे मिला करके इन सब इफेक्ट से कैसे हमारा प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी या रिएक्शन जो है गवर्न होती है, किस डायरेक्शन में जाएगी रिएक्शन। देखो दरअसल जब भी रिएक्शन होती है ना, मान लो ए है और बी है, मतलब आप ऐसे समझना इसको। मान लो कि आपके पास ए प्लस बी है, तो जब भी इन दोनों की रिएक्शन होगी ना, जरूरी नहीं है कि इस रिएक्शन का सिर्फ एक ही पाथ हो। ये रिएक्शन किसी ए पाथ से जा सकती है, किसी बी पाथ से जा सकती है, किसी सी पाथ से जा सकती है, और हो सकता है कि इन तीनों पाथ में हमारे प्रोडक्ट डिफरेंट बने। तो अब ये रिएक्शन मेजरली किस पाथ से जाती है वो हम इन इफेक्ट से पता लगाएंगे। इतना क्लियर हुआ। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना प्राइमरी इफेक्ट। सबसे पहला हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ, एनिलेशन इफेक्ट भी होता है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। एनिलेशन इफेक्ट भी देखेंगे। एनिलेशन इफेक्ट वैसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मतलब वो जैम में नहीं पूछा जाता है, वो जब हम हायर लेवल पे जाते हैं ना, CSIR वगैरह में, तब उसमें आता है एनिलेशन इफेक्ट। होता है ये इफेक्ट भी होता है, एनिलेशन इफेक्ट भी लिख सकते हो चाहो तो, एनिलेशन इफेक्ट भी होता है। बट चलो आगे बढ़ते हैं इस पे। हमारा सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम प्राइमरी इफेक्ट, ठीक है। प्राइमरी इफेक्ट में भी हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। प्राइमरी इफेक्ट में हमारे दो इफेक्ट हैं मेन जो हमें पढ़ने हैं, बट उसका भी मैंने आपको जैसे बताया सब पार्ट हमें हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा बहुत और देखना है, तो उससे हम सीखेंगे कि किस तरीके से हमारी जो है गवर्न होगी स्टेबिलिटी। अभी मैं बोले जा रही हूँ स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी, अभी थोड़े बहुत आगे बढ़ेंगे ना तो आपको खुद भी समझ में आने लग जाएगा। अभी टेंशन मत लेना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब समझ में आएगा, बस थोड़ा सा सुनते रहो। देखो प्राइमरी इफेक्ट में हमें देखनी है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरी हमें देखना है साइज। साइज से भी पहले हम थोड़ी सी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से ही रिलेटेड है अपनी ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइब्रिडाइजेशन। और लास्ट में अपना साइज, ठीक है। तो स्टार्ट करें अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो स्टार्ट करते हैं भाई। हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हमें थोड़ा बहुत पीरियोडिक टेबल का आइडिया होना चाहिए। इसके लिए थोड़ी बहुत पीरियोडिक टेबल का मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से, मतलब बहुत सुंदर तो नहीं बना पाऊंगी पर पूरी कोशिश करूंगी। हमारी बन गई, देखो कुछ इस तरीके से पीरियोडिक टेबल बन गई। ये हमारा है ना, और इधर भी ले लो आप कुछ इस तरीके से, और एक इधर आ जाएगा, है ना। ये हमारी थोड़ी बहुत सुंदर बनाने की कोशिश करिए, पीरियोडिक टेबल को इस तरीके से बनी है। अब देखो नेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट नहीं मतलब इसी में आप देखना, जब भी हम अलोंग द पीरियड जाएंगे, अलोंग द पीरियड, इन कॉलम्स को, ये वाले जो होते हैं ना, ये वाले मतलब ये कॉलम्स, कॉलम्स नहीं बोलते इन्हें, रो बोलते हैं, रोज। ये जो रोज होती हैं, रोज, इनको बोलते हैं क्या, पीरियड बोलते हैं, पीरियड्स। और जो अपने ये कॉलम्स होते हैं इन्हें ग्रुप बोलते हैं। ये क्या होते हैं, कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप होते हैं, ग्रुप्स, ठीक है। अब आगे सुनते हैं। जब भी हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट, ये होता है लेफ्ट साइड अपना पीरियोडिक टेबल का, और ये होता है अपना राइट साइड पीरियोडिक टेबल का। जब भी हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं ना, तो हमारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझना होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। देखो मेरे पास ना ए और बी है, मैं आपको थोड़ा सा ना बॉन्ड के बारे में बताती हूँ। बॉन्ड क्या होता है, अभी तक जब भी हम पढ़ के आते हैं ना, हमने पढ़ा है कि बॉन्ड क्या है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बनाते वक्त तो हम ऐसे बनाते हैं बॉन्ड, लेकिन एक्चुअल में बॉन्ड ये नहीं होता।
बॉन्ड को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहो ना तो इसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है। ये क्या चीज है? ये होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब कि जहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं साथ में, उसको बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं पे ज्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं पे कम है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बॉन्ड क्या होता है? कुछ नहीं होता। बॉन्ड होता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में जो हो रखे होते हैं ना किन्हीं दो एटम्स के बीच में, उसको बोल देते हैं बॉन्ड। ठीक है, कोई डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, इस तरीके से होता है ना। तो देखो ये होती है अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मैंने कहा कि कोई एक एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा एक कंपैरेटिव टर्म होती है, एब्सोल्यूट टर्म नहीं होती वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे। हम हालांकि स्केल्स वगैरह लगा देते हैं कि पॉलिंग स्केल हो गई, ये हो गई, वो हो गई। मैंने कहा कि भाई जो बी है वो अपना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे? ए से। इसको ऐसे लिख देते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। तो इससे मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये जो बी है ना, बी के पास ज्यादा टेंडेंसी है। पहले तो ए और बी जो है आपस में इक्वली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर कर रहे थे बीच में, आपस में मस्त इलेक्ट्रॉन बीच में थे, बिल्कुल सिमेट्रिकल डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो सिमेट्रिकल है ना। पर इसने देखा कि अरे बी के पास तो ज्यादा पावर है, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अपने पास ज्यादा रख सकता है, उसके पास पावर ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन्स को वो अपने पास रख सकता है ज्यादा। तो दरअसल ये जो बॉन्ड हमें दिख रहा था ऐसे, ये ऐसे नहीं होता, ये ना कुछ चेंज हो जाएगा। देखो किस तरीके से, ये हो गया अपना बी। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब बन जाएगी कुछ इस तरीके से कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा चली जाएगी बी के पास, ऐसे। इसका मतलब हुआ कि ये जो बी है ना, इसके पास पावर है कि अपने पास नेगेटिव चार्ज रख सकता है, मतलब अपने पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा अच्छे से खींच के रख सकता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं ना तो ये होती है द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट और पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब जितनी ज्यादा किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो उतना ही ज्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इतना समझ में आया कि मैंने क्या बोला कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ए से, मतलब वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और अगर मैं ये बोल देती, उल्टा बोल देती कि ए की कम है बी से, तो क्या करता है? ये अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता। ये होती है हमारी बेसिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। अब ध्यान से देखना, जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है, पीरियोडिक टेबल में जब भी हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, लेफ्ट से हम गए राइट, इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड, और ये हो जाता है हमारा राइट साइड। ऐसे लिखती हूँ, मैं ऐसे लिखती हूँ, इधर की तरफ अपना होता है लेफ्ट, इधर की तरफ होता है अपना राइट। ठीक है, और इधर होता है अपना टॉप और ये होता है अपना बॉटम, जब हम ग्रुप्स में बात करते हैं तो। खैर, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं एक पीरियड में तो क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं भाई, जैसे कि अपना एक कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में तो आपको दिखेगा कि कार्बन जो है इधर आएगा, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन 17 ग्रुप में, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 15 और ये 13 ग्रुप में रहता है अपना, नहीं 14 में रहता है कार्बन, तो 14 में। एनीवेज, हमारे ये क्या हो गया? पीरियोडिक, मतलब पीरियड में हम देख रहे हैं लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो हमने कहा था कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो तो इंक्रीज होती है अलोंग द पीरियड। तो सही बात है, जब हम देखेंगे ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर उससे कम ऑक्सीजन की, और उससे कम किसकी? नाइट्रोजन की, और सबसे कम कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इनके कंपेरेटिवली। अभी आप ना थोड़ी, जब आपकी पीरियोडिसिटी होगी, मेरे ख्याल से आज ही स्टार्ट हो जाएगी आपकी पीरियोडिसिटी भी, तो उसमें आप देखोगे जो पॉलिंग स्केल्स वगैरह होते हैं ना, मतलब आज तो नहीं पढ़ पाओगे शायद, लेकिन उसमें भी पढ़ोगे आप अच्छे से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। हाँ, एफ इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और क्या है इन सब में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसमें भी आप पढ़ोगे, उसमें और मतलब आप डिटेल में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के स्केल्स पढ़ोगे, ये सब वगैरह, है ना। तो अभी तो इतना ही है, हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्रॉस द पीरियड क्या होती है? बढ़ती है। इतना क्लियर हुआ होगा आई होप सबको। आगे बढ़ते हैं, अगर चलो मान लो मैंने अलोंग द पीरियड तो देख लिया, अब अगर मान लो मेरे को देखना है डाउन द ग्रुप, इसे बोलते हैं ग्रुप। ग्रुप हो गया एक ग्रुप में जब मैं नीचे की तरफ जा रही हूं तो जो मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज होती है, डिक्रीजेस। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल ले लूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन,
ये हमारा ग्रुप ही तो है एक, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इस तरीके से। तो डाउन द ग्रुप जब मैं जाती हूँ तो मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, एटम्स की घटती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है मतलब आयोडीन की सबसे कम, फिर ब्रोमीन की, फिर फ्लोरीन की, और फिर सबसे ज्यादा क्लोरीन, सबसे ज्यादा फ्लोरीन की रहती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी इससे वो मत कहना इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एक अलग चीज होती है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। बताओ भी, इतना सबको क्लियर हुआ कि हम जब अक्रॉस द पीरियड जाते हैं और अक्रॉस मतलब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे मतलब इन्फ्लुएंस करेगी, वाई इट डिक्रीजेस, क्योंकि जो हमारा लास्ट शेल होता है ना, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है बेसिकली, जब हमारा जो न्यूक्लियस है ना, इलेक्ट्रॉन पुल करने की तो टेंडेंसी है, तो हमारा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस उससे जितना आप दूर जाओगे, इलेक्ट्रॉन कौन पुल करेगा, न्यूक्लियस ही तो पुल करेगा, न्यूक्लियस प्लस होता है। डाउन द ग्रुप क्या होता है, हमारे शेल्स बढ़ते हैं, अब शेल्स बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा। अब जब न्यूक्लियस से दूर हो गया तो इसकी टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाती है, तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है डाउन द ग्रुप, ठीक है। चलो भाई बढ़िया, अगर समझ में आ गया है तो। और अक्रॉस द पीरियड क्यों बढ़ती है, क्रॉस द पीरियड इसलिए बढ़ती है क्योंकि आपका साइज घटता है ना, इसलिए आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। हाँ बिल्कुल सही है, इंक्रीज साइज हो जाता है, इसलिए भी अपना क्या होता है, न्यूक्लियस से दूरी बन गई, न्यूक्लियस से दूरी बन गई तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, है ना। चलो भाई आगे देखते हैं, कुछ चीजें समझते हैं इससे कि इसका इन्फ्लुएंस क्या होता है, इससे मतलब फर्क क्या पड़ेगा। अगर हमने ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो बात कर ली, लेकिन इससे असर क्या होता है अपने मतलब जो स्टेबिलिटी है उस पर क्या असर होगा। मान लो कि मेरे को एक चीज है, मुझसे पूछ लिया जाए कि ये बताओ कि एफ के ऊपर एक माइनस है, एक मेरा सीएल के ऊपर माइनस है, नहीं ये नहीं दे रही मैं, अक्रॉस द पीरियड देख रही हूं मैं, अक्रॉस द पीरियड में मैं देखती हूँ कि मेरे पास ना कुछ ये है सी पर माइनस, एक मेरे पास है एन पर माइनस, एक है मेरे पास ऑक्सीजन पे माइनस, और एक है मेरे पास एफ पर माइनस, है ना। तो इससे मैं ये पता लगा सकती हूँ कि कोई माइनस चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबल होगा। मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी उसके पास पावर है कि वो अपने पास इलेक्ट्रॉन खींच के रख सकता है। मतलब कि ये जो मैंने नेगेटिव बनाया है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बनाई है, तो अगर मैं इनकी कंपैरिजन करूं कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये एफ माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बहुत ही ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। अब देखो कुछ चीजें ना, मैं बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि कुछ चीजें आप ना पीरियोडिसिटी में पढ़ोगे, वहां पे कुछ फैक्टर्स और आते हैं जिसकी वजह से कुछ और चीजें आपकी चेंज हो जाती हैं। हाँ कुछ एक्सेप्शनल भी होते हैं, लेकिन वो आपके थर्ड पीरियड और सेकंड पीरियड के बीच में एक्सेप्शनल बिहेवियर शो होता है, एक्सेप्शनल तो वैसे कुछ नहीं होता उसमें। हाँ एफ पर अभी आप इस पे देखना, बाकी जो आप उसमें और अच्छे से पढ़ोगे ना तब उसमें मैं अभी बताऊंगी। अभी हम ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ मतलब मैं नहीं बताऊंगी, आपको सर बताएंगे, ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम देख रहे हैं कुछ चीजों को, है ना। तो आप देखोगे कि एफ पे माइनस जो है सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर ओ पे माइनस, एन पे माइनस और सी पे माइनस, ये है अपना स्टेबिलिटी ऑर्डर का, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब ध्यान से देखना, जब भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे ना तो आप नोटिस करोगे कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर होता है, चलो छोड़ो पहले साइज बताती हूँ, उसके बाद ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे आएंगे दोबारा से। इतना बताओ, इतना सबको क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से होता क्या है, फायदा क्या है, इससे फायदा क्या नहीं है, ये आई होप समझ में आया होगा सबको, है ना। किसी को कोई डाउट तो नहीं है। बिल्कुल लास्ट में अपना ये कार्बन पे नेगेटिव स्टेबल होगा, बहुत ही बेकार स्टेबल होता है। इसी वजह से क्या होता है ना, अब इसी यहीं पे मैं बताती हूँ थोड़ा थोड़ा, इसी वजह से ये जो बेस होते हैं, बेसिस पढ़ोगे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बेसिस न्यूक्लियोफाइल, ये जो सी के बेस होते हैं ना बहुत ही बेकार बेस होते हैं, मतलब बहुत जल्दी अटैक कर देते हैं। वो छोड़ो अभी तो इतना आगे नहीं बढ़ते, अभी इतना ही समझते हैं कि एफ माइनस जो है वो हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया कंपेयर टू सी माइनस। सी माइनस सबसे बेकार, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है सी के ऊपर नेगेटिव ध्यान अपने ऊपर रखने की, है ना। समझ में आ गई ये चीज। तो चलो मान लो इसी पे मैं एक और क्वेश्चन दे देती हूँ कि मान लो कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये मुझे दे दिया CH3 CH2 माइनस ये, और मुझे दे दिया ये O पे माइनस। अगर मुझे इन दोनों में स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है तो कैसे कंपेयर करूंगी, इन दोनों में देखूंगी
कि अरे ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे तो कार्बन के ऊपर है और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन के ऊपर है, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? अभी हमने देखा कि ऑक्सीजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ऑफ कोर्स ये इस पे O पे माइनस। अच्छा, कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा ये मैंने क्या बनाया है। दरअसल ये ना बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन होती है, बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन। मतलब कि मान लो कि आपके पास CH3 है, CH3 CH2 CH3 है कुछ इस तरीके से, तो आप ना इसको ऐसे लिख देते हो। बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन होती है कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, कुछ नहीं सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन होती है। तो ये जो एंड टर्मिनल है ना ये CH3 दिखाता है और ये जो एंड टर्मिनल है ये भी CH3 दिखाता है। ये जितने जितने वर्टिसेस आते हैं अपने वर्टिसेस, ये हमारे एक कार्बन को शो करते हैं। ठीक है, अभी आप यही पढ़ोगे। अभी तो मैंने ऐसे बनाया, देखो जैसे ये है ना, इसको अगर मैं ऐसे बनाऊंगी ना तो ये बनेगा CH3 जो टर्मिनल वाला बिल्कुल पॉइंट है ये, यहाँ पर फिर कार्बन देखो एक वर्टिस आ गया, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे फिर O पे माइनस, इस तरीके से। ठीक है, इसको बोलते हैं बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन। किसकी? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। ये ज्यादा आसान होता है और क्लीन होता है लिखना, तो इसलिए क्या करते हैं हम प्रेफर करते हैं यही बनाना। खैर बिल्कुल सही है। ओ पे जब माइनस आएगा वो ज्यादा स्टेबल रहने वाला है हमारा C पे जो माइनस आएगा उसके कंपैरेटिवली। ठीक है, चलो भाई, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट करती है स्टेबिलिटी पर, है ना। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम हाइब्रिडाइजेशन नहीं, पहले साइज देखेंगे, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन अभी आपकी हुई नहीं है तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, पर कोई नहीं, दिक्कत आएगी नहीं, मैं बता दूंगी आपको अच्छे से। देखो फिर हमारा दूसरा इफेक्ट है साइज इफेक्ट। हमारी मान लो कि पीरियोडिक टेबल है कुछ इस तरीके से, जो भी आपकी पीरियोडिक टेबल है ऐसे। जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे, डाउन द ग्रुप जब आप जाते हो तो आपका क्या होता है? साइज क्या होता है? बढ़ता है, साइज इंक्रीजेस। और जब आप अक्रॉस द पीरियड जाओगे आपका साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। मतलब अगर नहीं पता तो बता रही हूं मैं। क्रॉस द पीरियड क्या होता है ना, हमारा जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। जेड इफेक्टिव क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो वो क्या कर लेता है? अच्छे से पुल कर लेता है इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर शेल को, तो साइज छोटे छोटे छोटा होने लग जाता है अक्रॉस द पीरियड। डाउन द ग्रुप तो हमारा एक एक शेल बढ़ता है, जब एक एक शेल बढ़ेगा तो अपना साइज बढ़ जाएगा, है ना। चलो, इसमें हमें क्या ध्यान रखना है? हमें ध्यान रखना है जितना ज्यादा बड़ा साइज होता है ना उतना उस पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल हो जाता है। मतलब किस तरीके से? जैसे अगर हमारा साइज इंक्रीज होता है ना, इंक्रीजेस, तो जो नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल। मोर स्टेबल क्यों होता है? इसका रीजन सुनो, रीजन क्या होता है। मान लो कि आपके पास ना कुछ इस तरीके से एक F पे माइनस है और एक है आपके पास I पर माइनस। एक F पे माइनस है और एक I पे माइनस है। F है तो F तो खुद ही इतना छोटा सा है, F तो खुद ही इतना छोटा सा है और I माइनस खुद इतना बड़ा होगा। अब जब मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन डालूंगी तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्जन कॉज होगा। बहुत छोटी साइज में मैं क्या कर रही हूँ? इलेक्ट्रॉन घुसा रही हूँ, तो और ज्यादा रिपल्जन क्रिएट होगा ना। और आई माइनस देखोगे तो कुछ इस तरीके से इतना बड़ा है। अगर मैं इस इतने बड़े में एक माइनस चार्ज डाल भी दूंगी तो कुछ फर्क पड़ेगा? इसे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जितना इसको पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होता है जो हमारा नेगेटिव चार्ज होता है ना वो क्या होता है? डिस्पर्स्ड रहता है। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम इसे? डिस्पर्जन रहता है यहाँ पे, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन ऑफ नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज एक बड़े एटम पे ज्यादा स्टेबल रहता है एज कंपेयर टू छोटे एटम पे। ठीक है, अब अगर मान लो कि ये साइज इंक्रीज कर रहे हैं हम, नेगेटिव चार्ज जो है ज्यादा स्टेबल होगा साइज इंक्रीज करने पे, तो अगर मैं कंपेयर करने लग जाऊं ना ये F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस को, तो इनमें से अब कौन ज्यादा स्टेबल होगा? इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल होगा I माइनस, फिर Br माइनस और F माइनस रहता है अपना, उसके कंपैरेटिवली स्टेबिलिटी का ऑर्डर है ये। अब आप में से कुछ का क्वेश्चन होगा कि मैम ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उल्टा ऑर्डर हो गया, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें या साइज देखें, है ना। ये क्वेश्चन आ सकता है ना। आप लोग बताओ, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या करना चाहिए हमें? क्या हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी चाहिए या हमें साइज देखना चाहिए? मतलब वैसे तो मैंने आंसर लिख ही दिया आपका, तो इसमें तो हम साइज ही देख रहे हैं। क्या कोई बता सकते हैं कि हम साइज क्यों देख रहे हैं? थोड़ा सोचो। बताओ बताओ।
हाँ, यहाँ पे हम साइज तो देख रहे हैं, फर्स्ट साइज फैक्टर, फिर सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर। तो देखो नोट करके लिखना आप कि जब भी आप कंपेयर कर रहे हो ना अक्रॉस द पीरियड, दरअसल क्या होता है अक्रॉस द पीरियड जो हमारी चेंज होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा चेंज होता है एज कंपेयर टू साइज के। ध्यान से सुनो, हाँ बिल्कुल सही है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट बिल्कुल नेग्लिजिबल है, ये बिल्कुल सही आंसर आया है। देखो किस तरीके से है, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज तो होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, बट वेरी माइन्यूट चेंज होता है, मतलब बहुत ही कम चेंज होता है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। और अगर हम डाउन मतलब अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो यहाँ पे साइज में बहुत लेस चेंज होता है, लेस चेंज। तो आप ध्यान रखना जब भी आपको कंपैरिजन करना पड़े अक्रॉस द पीरियड तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे, और जब आपको डाउन द ग्रुप कंपेयर करना है तो आप क्या देखोगे, साइज देखोगे हमेशा, क्योंकि जो चीज ज्यादा चेंज हो रही है उसी को तो हम फोकस करते हुए चलेंगे। मतलब इसे कुछ ऐसे समझो कि भाई आपका यहां से डाउन द ग्रुप क्या हो रहा था, साइज क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है, वो भी ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहा है, और जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो डिक्रीज हो रही है, लेकिन कम डिक्रीज हो रही है। यहां पर ये जो चेंज है वो कम है, तो जो कम है मैं उसे क्यों देखूं, जो ज्यादा है मैं तो उसे को देखूंगी ना, सही बात है। अब ऐसे ही अक्रॉस द पीरियड देखो, अक्रॉस द पीरियड में देखती हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो चेंज है ना वो ज्यादा है, हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चेंज क्या है, ज्यादा है, और जो साइज का होता है, साइज का जो चेंज है वो थोड़ा कम है। तो मैं इसको क्यों देखूं, इसे नहीं देखूंगी, मैं इसे देखूंगी। तो आप ध्यान रखना कि जब भी आप अक्रॉस द पीरियड देखोगे तो आप हमेशा क्या देखोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखना, और जब आप डाउन द ग्रुप देखोगे तो आप साइज का फैक्टर मानते हुए चलना। ऑब्वियसली हम देखो स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं कि जो हम प्रोडक्ट देखेंगे वो हम मेजर प्रोडक्ट देखेंगे, हम बाकी को इग्नोर कर देंगे, तो जो मेजर है उसको हम फोकस करते हुए चलेंगे, सही बात है ना। क्लियर होगी ये चीज सबको, हाँ भाई। तो स्टेबिलिटी किस चीज की, माइनस की, है ना। चलो अब एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, प्राइमरी इफेक्ट में ना हाइब्रिडाइजेशन भी आती है इफेक्ट। पहले तो यहां तक बता दो कि यहां तक सबको क्लियर हो गया, क्योंकि बहुत बेसिक चीजें हैं, अपने को आनी चाहिए ये चीजें, है ना। कोई कल को पूछ ले कि बताओ डाउन द ग्रुप में आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों नहीं देखी, वो तो घट रही है। चलो भाई बढ़िया है, क्लियर हो गई है, तो फिर आगे बढ़ जाते हैं इस पे, स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन को और समझते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, देखो हाइब्रिडाइजेशन होती, आप पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग में बहुत अच्छे से पढ़ोगे आप, ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। हाइब्रिडाइजेशन हम ऐसे कहते हैं कि मान लो कि जैसे कि क्या बताएं, मान लो कि आपकी कुछ ऑर्बिटल्स थी, एक हो गई अपनी एस हो गई, एक पी हो गई, और पी की जो 3 ऑर्बिटल थी वो तीनों मिक्स हुई, मतलब ये चारों की चारों मिक्स हुई, और हमारी 4 नई ऑर्बिटल्स आ गई sp3। 4 ऑर्बिटल मिक्स हुई तो 4 ऑर्बिटल आएंगी ऑब्वियसली, है ना। तो क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइज, इसको बोल देते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये जो ये ऑर्बिटल है ना sp3 एक, ये सारी की सारी सेम एनर्जी की होती हैं, सेम शेप की होती हैं, इसको हम बोल देते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। जैसे हाइब्रिडाइजेशन वो करते हैं ना कि भाई एक एनिमल की स्पीशीज को हमने दूसरी एनिमल की स्पीशीज के साथ हाइब्रिड करा है, हाइब्रिड हाइब्रिड ब्रीड बोलते हैं उसको। जैसे चावल में करते हैं ना हम, साइंटिस्ट लोग करते हैं कि चावल की जो उपज है वो ज्यादा हो जाए, गेहूं की उपज ज्यादा हो जाए, न्यूट्रिशन बढ़ जाए, तो क्या करते हैं, 2 जीन्स को मिक्स कर देते हैं, हाइब्रिड कर देते हैं, नया बनता है हमारे पास जीन्स, है ना। इसी तरीके से ये ऑर्बिटल्स भी होती हैं, ये सब जो है मिक्स हो जाती हैं, मिक्स होके ये हमारी 4 नई ऑर्बिटल बना देंगी sp3। ऐसे ही आपकी और हाइब्रिडाइजेशन होती है, और हाइब्रिडाइजेशन जैसे कि एक होती है, जैसे s के साथ आपने 2 p जोड़े हैं, 2 p, तो आपके पास बनेगी, देखो 3 जुड़ी हैं तो 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनती है। फिर मान लो कि s प्लस p जोड़ा आपने सिर्फ ये 2, तो आपके पास बनेगी क्या, sp, वो भी कितनी, 2, है ना। ये चीज समझ में आई, ये अपनी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गई, ये हो गई, ये हो गई। तो देखो होने के लिए तो और भी हाइब्रिडाइजेशन होती हैं, जैसे होती है आपकी sp3d2, वो नहीं देखेंगे हम यहाँ पे, वो ना ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का पार्ट हो जाता है। अभी जो मेन हमें हाइब्रिडाइजेशन देखनी है वो हमें ये 3 देखते हुए चलनी है, ठीक है, ये 3 देखते हुए चलनी है। एक हमें देखनी है अपनी sp3, sp2, क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखते हैं ना, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम ये बोलते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो मिलके बने होते हैं ना,
जनरली जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल देते हैं। पहली डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ये हुआ करती थी कि वो कंपाउंड्स जो ऑर्गेनिक मैटर से बनते हैं उन्हें नेचुरली मतलब आर्टिफिशियली सिंथेसाइज नहीं करा जा सकता, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं, है ना। तो पर फिर क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने क्या करा, यूरिया सिंथेसाइज कर दिया था। यूरिया भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो फिर ये जो अजम्पशन थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर से बनते हैं, वो गलत हो गया, है ना। तो पहले बोलते थे कि विटल फोर्स चाहिए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनने के लिए, तो वो तो खैर गलत हो गई थी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, वो कंपाउंड जो कार्बन, जो मेजर ना कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं उनमें और भी ग्रुप आ सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन भी आ सकता है उसमें, अपना ऑक्सीजन तो आता ही है ना, क्लोरीन फ्लोरीन भी आ जाते हैं, वो मेजरली हम कह देते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं अपने। 2Q, ठीक है। तो अभी इतना समझ में आया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ना मेन जो मतलब मैक्सिमम टाइम्स आप हाइब्रिडाइजेशन देखोगे वो ये तीन ही देखोगे, sp3, sp2 और sp। क्लियर हुआ इतना? हाँ, अमोनियम साइनेट से। 2Q विजय समझ नहीं आया मुझे, 2 मतलब 2 क्या बोल रहे हो? 2Q, हाँ मेरे को नाम नहीं ध्यान आ रहा था इन साइंटिस्ट का, ठीक है, फ्रेडरिक वोलर ने सिंथेसाइज करा था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये मेन अपनी हाइब्रिडाइजेशन है। अब इस हाइब्रिडाइजेशन में थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, इसमें हमें देखनी है थोड़ी सी परसेंटेज एस करेक्टर, या चलो छोड़ो इस, हाँ परसेंटेज एस करेक्टर नहीं समझेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। इसमें देखो ये दिख रही है आपको sp3, sp2, sp। अगर मैं दो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, क्योंकि आपने तीन जोड़ी है ना ऑर्बिटल्स, तो जब आप तीन ऑर्बिटल्स जोड़ोगे तो तीन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगी। जब आप दो ऑर्बिटल्स को जोड़ोगे तो दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगी, ठीक है, ऐसा ही होता है। ये तो लॉ है लीनियर कॉम्बिनेशन। जितनी आप ऑर्बिटल्स को जोड़ोगे उतनी ही आपकी क्या बनती है, एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनती है। वो तो खैर एमओटी का पार्ट है, ये ऐसे ही होता है हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम बात करेंगे अपनी परसेंटेज एस करेक्टर के बारे में। परसेंटेज एस करेक्टर देखो क्या होता है। अभी ना पहले थोड़ा सा ऑर्बिटल के बारे में समझते हैं, ऑर्बिटल समझते हैं। ऑर्बिटल्स में देखो यहाँ पे दो ही यूज हो रही हैं, तो थोड़ा दो के बारे में, या चलो आगे बढ़ जाते हैं। एस, पी, डी और एफ, ये अपनी ऑर्बिटल्स होती हैं। ये कुछ बच्चों ने अच्छे से 11 12 में पढ़ी होंगी, कुछ बच्चों ने 11 12 में नहीं पढ़ी होंगी अच्छे से, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे सुनना ध्यान से। जो हमारी एस ऑर्बिटल होती है ना, ये न्यूक्लियस के सबसे पास होती है। मैं देखो इसको बहुत ना सुपरफिशियली बता रही हूँ, क्योंकि ये चीज आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे अपने रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में, पर इतना मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि आप ना समझ पाओ कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ आगे, ठीक है। ये देखो जो एस है ना, एस होती है न्यूक्लियस के सबसे करीब, नियरेस्ट टू न्यूक्लियस, नियरेस्ट टू न्यूक्लियस। अभी मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस के कोई चीज जितना पास होगा उसकी इलेक्ट्रॉन मतलब वो उसकी क्या होगी, अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होगी, अट्रैक्शन अच्छे से करेगा ना जो चीज न्यूक्लियस के पास है। तो आप इसको ना ऐसे ही समझो कि एस क्या सबसे पास है, फिर उससे दूर पी, उससे दूर डी और सबसे दूर एफ रहता है अपना ऑर्बिटल। तो जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होता है किसी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, वो आप समझो कि न्यूक्लियस के उतना पास है। जैसे कि ये तीन है अपने, ये तीन है, इसमें अगर मैं परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालू तो देखो क्या है, एस एक और पी एक, एस एक है और टोटल ऑर्बिटल दो है ना। आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 50% एस कैरेक्टर रहता है एस पी में, 50%, मतलब कि 50% एस है, 50% पी है ना। अब अगर आप इसमें निकालोगे परसेंटेज एस कैरेक्टर तो देखो तीन ऑर्बिटल कितने, तीन है, ये तीन, एस कितना है, एक, 1/3 गुना 100, तो ये कितना आ जाएगा, 33 नहीं, ये आएगा अपना, हाँ 33.3% ही रहने वाला है, 33.3%, इस तरीके से आया। सिमिलरली अगर आप इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालो sp3 में तो कितना आएगा, देखो एस कितना है, एक, टोटल कितने हैं, 4, ये तो परसेंटेज का बेसिक फॉर्मूला है ना। ऐसे अपना एक, ये है अपने 4, गुना करेंगे 100 से, तो ये आ जाएगा अपना 25%, है ना। ये क्या है हमारा परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो सुनो अभी दोबारा से देखो,
हमने क्या बात करी, हमने बात करी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की। एक हमने बात करी sp3 की, एक हमने बात करी sp2 की, और एक हमने बात करी sp की। फिर हमने बात करी कि इसमें हमने परसेंटेज एस कैरेक्टर निकाला, तो इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर मतलब कि इसमें जो एस ऑर्बिटल है वो कितना प्रेजेंट है वो निकाल रहे हैं हम। कुछ ऐसा कुछ नया नाम नहीं है इसका। ये है अपना 25% था, ये 25%, ये था हमारा 33.3%, ये था हमारा 50% है भाई। ठीक है, फिर हमने अभी अभी ये बात भी करी थी कि जितना ज्यादा आपका एस ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के पास रहता है। अब न्यूक्लियस के पास होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन पुल करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन पुल करने की टेंडेंसी, तो क्या ज्यादा होगी, इवेंचुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई ना उसकी। यही तो है बिल्कुल, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। तो जब भी आपका परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, है ना। मतलब कि अगर मैं इन तीनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लगाऊं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, तो क्या होगा, सबसे ज्यादा किसका, sp का, फिर sp2 का, और sp3 का सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहने वाला है। इतना क्लियर हुआ सबको। जैसे कि अब मैं कोई क्वेश्चन देख लेती हूं। मान लो कि आपके पास है CH3 CH2 माइनस, फिर आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, फिर आपके पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH, H नहीं यहाँ पे लगा हुआ माइनस। मैं आपको यहाँ पे पहले बता देती हूँ किसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, कैसी है वो, क्योंकि आप आगे पढ़ोगे हाइब्रिडाइजेशन तो। खैर देखो, इसमें ना कार्बन के आपके 3 बॉन्ड है ना, थोड़ा समझने के लिए समझ लो, 3 बॉन्ड है ना, 1 2 3, और एक माइनस भी है। तो आप ऐसा समझो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसकी। इसमें देखो कितने बॉन्ड है, इसमें बॉन्ड है 1 2, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने होते हैं, पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नहीं बना पाते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। तो ये होती है अपनी, देखो 1 2 3, 3 है तो कितनी हो जाएगी, sp2 3, है ना। इसकी देखो सिर्फ एक बॉन्ड और एक नेगेटिव, तो क्या होगी इसकी sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके, इतना क्लियर हुआ। अभी हमने कहा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मतलब जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा उस पर अच्छा नेगेटिव चार्ज स्टेबल रहेगा। अभी अभी हमने फिर डिस्कस करा कि ये जो sp ऑर्बिटल है, जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा उतना ही अच्छा क्या होगा हमारे पास, उसमें नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा रहेगी। तो वही बच्चों का तो आंसर भी आने स्टार्ट हो गया, बिल्कुल सही है। हमारी सबसे ज्यादा स्टेबल जो रहने वाली है वो ये, फिर ये, और फिर सबसे कम ये रहने वाली है। ये हो गया अपना क्या, स्टेबिलिटी ऑर्डर, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर भी यही होता है। ठीक है, ये है हमारा क्या, स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर सबको समझ में आया, क्लियर हुआ। अब अगर मान लो ऐसी, जरूरी थोड़ी कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पे आए क्वेश्चन हमारे पास, हमसे तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये बताओ, नाइट्रोजन ले लो, चलो नाइट्रोजन पे हम ऐसे ले लेते हैं कि NH2 माइनस, एक हम ले लेते हैं N डबल बॉन्ड C, यहाँ पर इस पे माइनस, कुछ ले लो आप R और R ले लो कुछ इस तरीके से, एक आप ले लो N ट्रिपल बॉन्ड C R, इस तरीके से कुछ लगा लो, यहाँ पे माइनस लगा लो। तो मैं देखूंगी कि ये वाला जो नाइट्रोजन है ना, ये वाला, ये तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहेगा, ये जो नाइट्रोजन है ये अपना sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और ये जो नाइट्रोजन है ये sp हाइब्रिडाइज्ड रहने वाला है। ठीक है, इनकी ये हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो सिमिलरली जैसे हमने कार्बन पे लगाया ना, सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, जब हम यहाँ पर लगा देंगे तो क्या ऑर्डर रहने वाला है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका सबसे ज्यादा, फिर इसका, फिर इससे कम। ये क्या हो जाएगा अपना, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज समझ में आ गया किस तरीके से है ये हमारा। 3 2 1 3 इज, हाँ सही बात है, यही अपना क्या होगा आंसर रहने वाला है इसका, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। सबको क्लियर हो रहा है ना, ये चीज समझ में आ रही है। अब देखो इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ चीजें हमें ना
थोड़ी सी समझनी होगी और उसको अप्लाई करना होगा। पहली चीज आप ये देखो, हमने ना पहली चीज ये लगाई है कि हमारा जो कार्बन है, अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर लगाऊं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर अगर मैं लगाती हूँ, तो कार्बन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, उससे ज्यादा नाइट्रोजन, उससे ज्यादा ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन है। फ्लोरीन के चलो एक बार को हटा दो, पिक्चर से फ्लोरीन को हटा दो, ठीक है। फिर हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर और क्या देखा, फिर हमने देखा कि अगर sp3 है तो वो सबसे कम हाई वो है, फिर sp2 है, फिर sp क्या है हमारा ऑर्डर है ना। तो अगर मैं इन सबको मिक्स कर दूं, इन सबको अगर मैं मिक्स कर दूं तो मेरा क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर रहने वाला है, वो समझते हैं कैसे। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, कार्बन, तो आप कार्बन पे शुरू करो, कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव रहने वाली है। फिर उसके बाद क्या आने वाला है, कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आएगा, देखो sp2, फिर कार्बन का sp आएगा, फिर कार्बन का क्या आएगा sp, फिर उसके ऊपर नाइट्रोजन आ गया, नाइट्रोजन का क्या आएगा sp3, फिर नाइट्रोजन का क्या आएगा sp2, फिर क्या आएगा नाइट्रोजन का sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, फिर और ऊपर चलोगे तो क्या आएगा, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का sp3 और ऑक्सीजन का sp2, इस तरीके से रहने वाला है हमारी क्या हाइब्रिडाइजेशन। और ये क्या होनी चाहिए थी हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, मतलब नीचे से हम अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज होनी चाहिए, है ना। बस इसमें थोड़ा सा एक हाँ वन जंप रूल जो है वो लगना है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये जो कार्बन sp है एक तो ये, और ये जो नाइट्रोजन sp है ये दोनों चुप नहीं बैठते, ये दोनों कहते हैं अरे हम तो sp हाइब्रिडाइज्ड हैं, हमें इतना नीचे क्यों बिठा रहे हो। तो ये जो है ना उछलने लग जाते हैं, किसकी वजह से, ये जो sp हाइब्रिडाइजेशन है ना इसकी वजह से उछलने लग जाते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन sp है ये एक जंप कर लेता है इधर की तरफ, और ये जो कार्बन sp है ये भी एक जंप कर जाता है ऊपर की तरफ, इससे एक। तो हमारा जो एक्चुअल ऑर्डर बनता है ना वो देखो कुछ इस तरीके से बनता है, लिख देते हैं। हमारा सबसे नीचे तो कार्बन sp ही रहता है, कार्बन sp3 सॉरी, कार्बन sp3, फिर उसके बाद क्या आया कार्बन sp2, फिर उसके बाद नाइट्रोजन sp3, नाइट्रोजन sp3 आता है इसके बाद, नाइट्रोजन sp3, फिर बीच में कौन आ गया, बीच में ये बैठा हुआ है कार्बन sp, किसकी मदद से, sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ही उछल गया, वैसे नहीं उछल सकता था ये कार्बन, खुद सोचो इतना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव तो होता है। फिर देखो इसके बाद क्या है अपना नाइट्रोजन sp2, sp3 तो चला गया ना इधर, sp2, फिर देखो नेक्स्ट ये तो उछल गया आगे, अपना ऑक्सीजन बचा, ऑक्सीजन sp2 बच गया, सॉरी sp3, और फिर बीच में कौन उछल के आ गया, नाइट्रोजन sp, और लास्ट में हमारा रहा ऑक्सीजन sp2, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या रहता है हमारा ऑर्डर रहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, अगर हम लगाना चाहें, और यही हमारे काम आएगा मैक्सिमम टाइम, ये हमारा क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, ठीक है। ये चीज समझ में आई, ये आप आराम से अपने नोट्स में नोट कर लो, क्योंकि जितना हमने पढ़ा है उसी को हमने अप्लाई करके ये करा है बिल्कुल एट द एंड, ठीक है। और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके मतलब कि काम में आने वाला है ना ओवरऑल, क्योंकि देखो हमें ना सिर्फ ऐसे इस टाइप के नहीं पूछा जाएगा, इस टाइप का पूछ लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऐसे कार्बन से भी कंपेयर करवाता है आपको, सिर्फ नाइट्रोजन नाइट्रोजन नहीं। तो हमें ना सब कुछ ध्यान में रखते हुए करना होगा, तो आप ये फटाफट से नोट कर लो। फिर आगे बढ़ते हैं अपने, ये थे हमारे प्राइमरी इफेक्ट कि किस तरीके से हमारे को क्या मिलता है, चेंजेस मिलते हैं अगर हम ये चीजें देखते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। sp होता है पर वो उस पे कुछ नेगेटिव चार्ज नहीं बनता, अगर आप ऑक्सीजन को sp बनाओगे ना तो वो खुद पॉजिटिव बन जाता है, OSP जो होता है ना OSP, मतलब देखो आप इसमें पढ़ोगे OSP ऐसे ये होता है, ये कभी नेगेटिव नहीं बन पाता, ये पॉजिटिव रहता है हमेशा OSP। वैसे तो हाइब्रिडाइजेशन में ऐसे कहा जाता है कि जो आपके टर्मिनल एटम होते हैं ना उनके लिए तो हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन ही नहीं कर पाते, तो इसलिए OSP नहीं होता। चलो भाई
लिख लिया सबने? आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? अभी तो धीरे धीरे चीज चल रही है, अभी आगे देखना आप क्या होता है। ठीक है, तो अपने ना प्राइमरी इफेक्ट यही था कि प्राइमरी इफेक्ट किस किस पे बेसिस पे हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो कैसे स्टेबलाइज कर देता है या कम स्टेबलाइज करेगा, किस तरीके से इफेक्ट करेगा, ये हमारा प्राइमरी इफेक्ट रहता है। अब आते हैं हम सेकेंडरी इफेक्ट पे, जिसमें हमें सबसे ज्यादा थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगाना है और उसको हमें अच्छे से समझना है। ठीक है, हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेकेंडरी इफेक्ट। सेकेंडरी इफेक्ट में हमें स्टार्ट करने हैं, दो इफेक्ट होते हैं सेकेंडरी इफेक्ट में। ये तो हो गए अपने प्राइमरी इफेक्ट। इन्हें प्राइमरी इफेक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब भी आप स्टार्ट करोगे ना कंपेयर करना, तो आप प्राइमरी इफेक्ट पहले देखोगे, उसके बाद सेकेंडरी इफेक्ट देखोगे। लेकिन मैं अभी वार्न कर रही हूं, दोबारा बोलूंगी इस डिस्क्लेमर को, हाँ कम ही पढ़ाऊंगी सेकेंडरी इफेक्ट में, बस थोड़ा सा इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाऊंगी, बस थोड़ा सा, फिर हम आपको सांस लेने देंगे। ठीक है, हाँ तो मैं आपको क्या बता रही थी कि जब भी आप स्टार्ट करो ना नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी या किसी और चीज की स्टेबिलिटी को चेक करना, तो आप ध्यान रखना आप हमेशा प्राइमरी इफेक्ट से ही स्टार्ट करना। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि प्राइमरी इफेक्ट से हो सकता है आपका सिर्फ गलत आंसर आ जाए, हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है दोस्तों। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब थोड़ी कभी कभी ना अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पर आप जितना प्रिडिक्ट कर सकते हो उतना इधर करेंगे। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि प्राइमरी इफेक्ट जो है हमारा, उस पर पहले देखना है, बट उसके बाद हम सेकेंडरी इफेक्ट पे जाएंगे। और ध्यान रखना, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको प्राइमरी प्लस सेकेंडरी दोनों को मिला करके देखने होते हैं इफेक्ट्स को। ठीक है, वो ना जब हम और आगे बढ़ेंगे ना, बिल्कुल एंड पे पहुंचेंगे, तब हम स्टार्ट करेंगे वो चीज। खैर अभी तो हम आराम आराम से चल रहे हैं, सेकेंडरी इफेक्ट स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी इफेक्ट में देखो आपके ना दो तरीके के इफेक्ट हो सकते हैं। एक होता है आपका टेम्पररी इफेक्ट, टेम्पररी इफेक्ट होता है एक, और एक होता है आपका परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट। देखो टेम्पररी इफेक्ट वो इफेक्ट्स होते हैं जो कि दूसरे के आने से चेंज हो जाते हैं। मतलब कि कोई चीज आई सामने, उसने अपना रंग बदल लिया, वो चीज चली गई, दूर चली गई, उसने फिर से वापस अपने रंग में आ गया। वो जो परमानेंट इफेक्ट होते हैं उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, परमानेंट इफेक्ट को कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई लाओ या ना लाओ, वो अपना मस्त जो है तपस्या में बैठे हुए हैं कि हाँ हम तो इफेक्ट लगाकर ही मानेंगे, चाहे तुम कुछ भी लियाओ, है ना। एक होता है अपना टेम्पररी इफेक्ट और एक होता है हमारा परमानेंट इफेक्ट। तो टेम्पररी इफेक्ट में आता है हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। कई बहुत लोगों ने सुन रखा होगा इसको और बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा, पहली बार सुन रहे होगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। फिर जो हमारा परमानेंट इफेक्ट होता है, परमानेंट इफेक्ट में हमारे जो इफेक्ट्स आते हैं, पहला है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। फिर आएगा अपना हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया। फिर आता है अपना क्या, रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट। कई जगह आप देखोगे कि रेजोनेंस और मेसोमेरिक ना सेम ही होते हैं, पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें, तो वो देखेंगे। हाँ, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी के बेसिस पर ही वर्क करता है, उस पर बात करेंगे अभी आगे। एनीवेज, रेजोनेंस हो गया। नेक्स्ट फिर हम पढ़ेंगे अपना एरोमेटिसिटी, और एरोमेटिसिटी के बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे खूब सारे जो कि डिफाइन करेंगे अपने एसिडिटी को, एरोमेटिसिटी। ठीक है, ये हमें मेन 4 इफेक्ट्स पढ़ने हैं जो हमारे परमानेंट इफेक्ट में है। और ये क्या बोलते हैं, टेम्पररी इफेक्ट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं होता ये बेचारा सा, ये ना तब चलो अब जब बात करेंगे तब कर लेंगे। अभी हम स्टार्ट करेंगे इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। अच्छा चलो, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट करेंगे। हमारा सबसे पहला जो इफेक्ट है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें सबसे पहली चीज देखो, ये एक तो परमानेंट इफेक्ट है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैं लिख के लाई हूं ऑलरेडी। एक तो ये परमानेंट इफेक्ट है, फिर ये जो है काम करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस पे, ये काम करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस पे। मतलब कि अगर आपकी रिंग चेन में, रिंग हो चाहे चेन हो आपकी कार्बन की, कंपाउंड है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगता। ठीक है, फिर ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है
मतलब कि आप ध्यान रखना, जब भी एक हमारा होता है ना सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, एक एक करके समझते हैं इस बॉन्ड मतलब लाइन क्या क्या बोल रही है ये। डिस्टेंस डिपेंडेंट है और 4 बॉन्ड के बाद ऑलमोस्ट मर जाता है। स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास मान लो कि कार्बन की ये चेन है, कार्बन 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 और कार्बन, और फिर हमने लगा दिया एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप भी हो सकता है, सिर्फ जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही हो, ग्रुप भी हो सकता है। क्या हो सकता है? हमारा कोई भी एटम या कोई भी ग्रुप हमारे से इसके जोड़ रखा है। अब देखो क्या होगा आगे। इस फ्लोरीन की तो भाई टेंडेंसी है कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ऑब्वियसली फ्लोरीन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कार्बन के कंपैरेटिवली, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। जब इसने एक बार अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लिए, ऐसे खींचेगा भाई, इस तरीके से खींचे इसने, तो यहां पर क्या क्रिएट होगा, एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। देखो एक ना आपका होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों में डिफरेंस होता है। पॉजिटिव चार्ज मतलब ये होता है कि बॉन्ड पूरा टूट चुका है, बॉन्ड पूरा टूट चुका है, बॉन्ड जब टूटा तो वो सारे इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया। लेकिन इसमें क्या होता है, इधर की तरफ इसमें बॉन्ड नहीं टूटता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो रखी होती है यहाँ पे। इसको बोलते हैं पार्शियल पॉजिटिव, इसको बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ऐसी नेगेटिव भी होता है, नेगेटिव मतलब कि बॉन्ड पूरा टूट चुका है, और पार्शियल नेगेटिव बॉन्ड नहीं टूटा लेकिन बस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हुई है। एनीवेज ये हो गया अपना पार्शियल पॉजिटिव, ये हो जाता है अपना पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है भाई, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। ये जो पार्शियल पॉजिटिव बना, ये भी तो अपनी तरफ से एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरह काम करने लग जाएगा इसके कंपैरेटिवली। मतलब अगर आप इन दोनों को देखोगे, ये न्यूट्रल है, ये पॉजिटिव है, तो ये भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। अब जब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है तो ये इसको और पार्शियल पॉजिटिव बनाता है। पर ये वाला जो पार्शियल पॉजिटिव है ये कंपैरेटिवली छोटा होता है इसके कंपैरेटिवली। ऑफ कोर्स यहाँ पे तो डायरेक्ट फ्लोरीन खींच रहा है ना, और यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव खींच रहा है, तो कौन ज्यादा खींच पाएगा, फ्लोरीन खींच पाएगा, डायरेक्ट इफेक्ट है उसका। यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा दूर हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट में ये पॉजिटिव बना, अब ये पॉजिटिव आगे वाले को खींचेगा। ठीक है भाई, और आगे वाले को खींचा इसने, यहां पे भी हमारा क्या बना, पार्शियल पॉजिटिव बना, पर वो इससे भी कम बना, इससे भी कम बना है वो। और आगे देखो, फिर ये जो पार्शियल पॉजिटिव है ये और खींचेगा, फर्दर खींचेगा, यहां पे भी हमारा क्या बन जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव बन जाएगा। अब ये जो पॉजिटिव है ये काफी कम हो गया, बहुत ही कम हो गया, तो यहाँ पे तो मतलब मान के चलो कि थोड़ा बहुत खिंच भी जाएगा और ज्यादा फर्क नहीं आएगा। हमारा जो लास्ट कार्बन है, हाँ लास्ट एटम पे बिल्कुल मिनिमम इफेक्ट रहता है, मिनिमम इफेक्ट। अब लिख भी सकते हो यहाँ पे क्या होगा अपना, मिनिमम इफेक्ट। ठीक है, बिल्कुल मिनिमम इफेक्ट रहने वाला है इसका। इस तरीके से ना इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है। और आप देख रहे हो यहाँ पे सारे ना, मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं बनाए हैं, वैलेंसी आप लोग पूरी कर लेना आराम से, हाइड्रोजन नहीं बनाया मैंने, वैलेंसी कहीं बोलो कि कार्बन तो सिर्फ 2 बॉन्ड बना रखे हैं, ऐसा नहीं है, हाइड्रोजन बस मैंने बनाए नहीं है ताकि क्लियर पिक्चर दिखे आपको। एनीवेज, तो मैं दूसरी चीज देखो क्या है जो मैं आपको ये बता रही थी, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट करता है। मतलब कि ऐसे समझो कि अगर आपके पास कोई ऐसी पिक्चर आ जाए, पिक्चर इन द सेंस कि आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए, सी सी डबल बॉन्ड सी और एफ ऐसे आ जाए, तो आप ध्यान रखना कि जब भी इलेक्ट्रॉन पुल होंगे ना, वैसे पाई के भी होते हैं, लेकिन जब ये ऑपरेट करेगा तो अब सिग्मा बॉन्ड खींचेगा, सिग्मा बॉन्ड खींचेगा और सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे। ठीक है, पाई को चेंज मत करना इधर, पाई में कुछ चेंजेस नहीं होंगे, पाई में चेंजेस नहीं होंगे कहना गलत है, पाई में चेंजेस होंगे, लेकिन ऑपरेट सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही होगा यहाँ पे। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है ये, पाई बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट नहीं होता। इसका मतलब ये है जो रेजोनेंस वगैरह होती है ना, रेजोनेंस होगी अपनी हाइपर कॉन्जुगेशन होती है, वो पाई बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होती है। यहाँ पे तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है, तो उसका ध्यान रखना कि यहाँ पे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है। उसके बाद इसने देखो नेक्स्ट चीज बोली है कि डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। जितना ज्यादा आप दूर लेके जाओगे किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को, वो उतना ही बेकार इन्फ्लुएंस करेगा। भाई मैं तो खींचना चाह रही हूँ, इलेक्ट्रॉन आ जाओ, इलेक्ट्रॉन आ जाओ, इलेक्ट्रॉन आ जाओ, पर कोई मेरे से इतना दूर जाके बैठा हुआ है, तो एक तो मैं भी आलसी हूँ, मैं भी नहीं जाऊंगी, चल मैं नहीं जा रही, इलेक्ट्रॉन से मैं क्या ही लेने जाऊंगी इतनी दूर से, और वो भी मुझे रस्सी खींच खींच करके ही लेना है, तो मैं क्यों ही जाऊँ, है ना। तो वो भी ऐसा, फ्लोरीन या फिर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी ऐसा ही होता है, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है, जितना दूर आप उससे जाओगे उतना ही बेकार इन्फ्लुएंस करेगा वो उस पर। अब वो कभी कभी पॉजिटिव भी हो जाता है, कभी कभी नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ जाता है उसका।
ठीक है, वो डिपेंड करता है कि हमारी यहाँ पे क्या चीज रखी हुई है। ओके, फिर देखो लास्ट में क्या है, ये हमेशा हमेशा नहीं, ऑलमोस्ट है, ये ऑलमोस्ट मर जाता है 4 बॉन्ड के बाद। 4 बॉन्ड मतलब कि देखो एक बॉन्ड ये हो गया, 2 3 4, मतलब यहाँ पर जो इन्फ्लुएंस है ना 5th बॉन्ड पे, वो बहुत बहुत ही कम इन्फ्लुएंस रहने वाला है। ठीक है, तो वही बताओ, ये चीज क्लियर हुई इंडक्टिव इफेक्ट में होता क्या है, कैसे नहीं होता। फिर हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, देखेंगे टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में कि भाई क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन पुलिंग ही होती है, क्या कभी इलेक्ट्रॉन पुश नहीं कर सकता, कोई ग्रुप अगर आ गया तो क्या वो कभी इलेक्ट्रॉन पुश नहीं करेगा कभी। हाँ भी बता दो, यहां तक सबको क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ेंगे, बताओ ये बताओ। क्लियर हो गया तो बहुत बढ़िया, फिर आगे बढ़ेंगे इस पे, इसको लेकर के। बस एक ही बच्चे लिख रहा है, दूसरे बच्चे ने लिखा चलो ठीक है अब आ रहे हैं। तो मेरे को लगा बस एक दो को ही समझ में आ रहा है क्या, बाकियों को भी समझ में आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं हम इसमें, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स नहीं, अच्छा पहले ये देख लेते हैं एक बार, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट देख लेते हैं कि अगर हम क्या लगा लेते हैं, कोई भी ग्रुप लगा लेते हैं, किसी भी रिंग में लगा लो या चेन में लगा लो, तो किस तरीके से क्या होता है, किस तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन है कैसे शिफ्ट होंगे। देखो इसने पूछा है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, हमें डायरेक्शन बतानी है कि कहां पर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होगा, डायरेक्शन बतानी है। तो देखो ये दिख रहा है आपको CO माइनस, जहां कहीं भी आपको ना नेगेटिव दिख जाए, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, ध्यान रखना, हमेशा ये इलेक्ट्रॉन भेजेगा दूसरी तरफ, चाहे वो ऑक्सीजन पे हो चाहे वो फ्लोरीन पे ही क्यों ना नेगेटिव हो जाए। अगर फ्लोरीन पे भी आपने नेगेटिव बना लिया, वैसे बनेगा नहीं फ्लोरीन पे, ऑक्सीजन पे ही नेगेटिव बनेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव हो, नाइट्रोजन पे नेगेटिव हो, किसी पे भी नेगेटिव हो, अगर आपको नेगेटिव दिख जाए ना किसी के ऊपर, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन पुश करता है। गलती से ऐसे मत समझना कि अरे ऑक्सीजन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये तो इलेक्ट्रॉन खींचना चाहिए, नहीं खींचेगा नहीं, ये देगा, क्योंकि इस पे तो खुद ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई ना। लास्ट वाला कैरेक्टर बता दो एक बार, ठीक है, लास्ट वाला कैरेक्टर ये है कि ये क्या होता है ना, ऑलमोस्ट 4 बॉन्ड के बाद मर जाता है। मर जाना मतलब कि बहुत ही कम इफेक्ट होता है इसका। जैसे देखो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड के बाद जब इफेक्ट लगाएगा ये, तो मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल इफेक्ट लगेगा इसका, मतलब ना तो ये स्टेबलाइज कर पाएगा ना ये डिस्टेबलाइज कर पाएगा, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाएगा अपनी तरफ इस चौथे बॉन्ड के बाद, 4th बॉन्ड के बाद ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ नहीं खींच पाता और ना ही इलेक्ट्रॉन दे पाता। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया भाई दोनों को, जो डाउट है। हाँ जी, क्लियर हो गया ना ये चीज। 4 बॉन्ड काउंट कर लो आप, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड के बाद अपना इफेक्ट नहीं लगने वाला इंडक्टिव इफेक्ट, लगेगा भी तो बहुत माइन्यूट लगता है, बहुत ही मिनिमम, नेग्लिजिबल। ए क्या, ये बोल रहे हो ए, या फिर ये वाला बोल रहे हो परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट तो ये होता है कि मतलब कि चाहे आप इसके पास कोई ये लिया हो, मतलब चाहे वाटर लिया हो, चाहे आंधी लिया हो, चाहे तूफान लिया हो, कुछ भी लिया हो, ये इफेक्ट कभी भी हटने नहीं वाला। ठीक है, ये मॉलिक्यूल में है तो लगता ही रहेगा हमेशा, जब तक ये मॉलिक्यूल जिंदा है तब तक ये फ्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन खींचता ही रहेगा, चाहे इस मॉलिक्यूल को तुम पानी में घोलो, चाहे तुम, अच्छा आंसर बोल रहे हो, आंसर ए, आंसर ए नहीं है इसमें। अरे इसमें तो डायरेक्शन बतानी है, डायरेक्शन देखो किस तरीके से बतानी है, डायरेक्शन मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस तरफ मूव करेगी ये बताना था हमें इसमें। तो देखो देखते हैं, पहला क्वेश्चन ये रहा, ओ पे माइनस, मैंने अभी आपको बताया ओ पे माइनस, एन पे माइनस, सी पे माइनस, कहीं भी माइनस हो, ये सारे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट, ये कभी भी इलेक्ट्रॉन पुल नहीं करेंगे। हाँ, इलेक्ट्रॉन डोनेट हमेशा, इलेक्ट्रॉन पुल नहीं कर पाते ये। ठीक है, हाँ तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ये वाला, डायरेक्शन ऑफ
इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हमें बतानी है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, इलेक्ट्रॉन डोनेट, तो इसकी डायरेक्शन बतानी थी, इस तरफ डायरेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इस तरफ। इसमें देखो, इसमें मेरे को ऑक्सीजन दिख रहा है लेकिन इस पे माइनस नहीं है, इस पे मुझे ऑक्सीजन दिख रहा है लेकिन इस पे माइनस नहीं है, तो ये क्या है, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एज कंपेयर टू कार्बन, एज कंपेयर टू कार्बन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन ऑफ कोर्स। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पुल करेगा अपनी तरफ, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्या हो गई, ऑक्सीजन की तरफ हो गई। इधर देखो, यहां पे मुझे दिख रहा है ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑफ कोर्स ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, और किसके थ्रू खींचेगा, पाई बॉन्ड के थ्रू, नहीं सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। नहीं टूटता नहीं है, 4 बॉन्ड के बाद टूटता नहीं है, टूटता तो अलग चीज होती है, टूटना तो बॉन्ड ब्रेकिंग वगैरह हो गई, टूटता नहीं है। 4 बॉन्ड के बाद वो मतलब इफेक्ट नहीं लगा पाता कि आ जा भाई तू इलेक्ट्रॉन दे दे इधर, इलेक्ट्रॉन इधर दे दे, तो वो नहीं लगा पाता इलेक्ट्रॉन कि भाई खींच ले या फिर दे दे, वो नहीं कर पाता। बी, ये वाला समझा दू, बी वाला समझो, देखो दोबारा से, टूटता नहीं है, दोबारा बोल रही हूं मैं, ये अगर आप सोच रहे हो कि 4 बॉन्ड के बाद टूट जाता है, तो 4 बॉन्ड के बाद टूटता नहीं है कुछ भी, बस जो भी मॉलिक्यूल था उसमें यहाँ पे इफेक्ट लगना बंद हो जाता है कि चलो मैंने तुम्हें छोड़ दिया, इस तरीके से कि चलो 4 इतने दूर बैठे हो तो मैंने तुम्हें छोड़ देता हूं, मैं तुमसे इलेक्ट्रॉन नहीं खींचता, इस टाइप से बॉन्ड नहीं टूटता, ठीक है, बॉन्ड टूटना तो अलग कहानी हो जाती है। एनीवेज बी वाला समझते हैं एक और बार। देखो ये जो है ना, यहाँ पे मैंने आपको बताया माइनस है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई माइनस नहीं है, इसका स्ट्रक्चर देखो कुछ इस तरीके से बनेगा, CH2 CH2 CH3 सॉरी। जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन पुल देखोगे, देखो ऑक्सीजन, अरे वाह इतना अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन अच्छा, इतना अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सही बात है ना। लेकिन इधर आओ, इधर क्या था, इधर देखो ये कुछ इस तरीके से बना हुआ था, C डबल बॉन्ड O पे माइनस CH2 CH3, इस तरीके से बना हुआ है ये। तो फिर देखा, अच्छा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, पर भूल के भी इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मत कर देना, ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव चार्ज है भाई। अगर कोई, क्या बोलूं मैं, मतलब ऐसे समझो इसको इस तरीके से कि कोई खुद इतने इलेक्ट्रॉन लेकर के बैठा हुआ है, ऑक्सीजन ऑलरेडी इतने इलेक्ट्रॉन लेकर के बैठा हुआ है, तो वो सामने वाले से और कैसे खींच ले। अगर खुद न्यूट्रल होता बेचारा, जैसे इस केस में न्यूट्रल है, तो ये सामने वाले से चलो थोड़ी हेल्प कर देगा, लाओ इलेक्ट्रॉन दे दो मेरे को, मैं अपने पास रख लूंगा। लेकिन जब वो ऑक्सीजन खुद ही इतना कर्जे में डूबा हुआ है, नेगेटिव इतना सारा अपने ऊपर लेकर के बैठा हुआ है, तो वो कैसे सामने वाले की हेल्प कर दे, है ना, नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे तो ये हेल्प नहीं कर पाएगा, यहाँ पे बल्कि और इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा, ले भाई तू ही ले ले, तू ही ले ले, मेरे इलेक्ट्रॉन ले ले, है ना। लेकिन यहाँ पे तो ये इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। अब और क्वेश्चन देख लेते हैं। बी वाला समझ में आ गया, बी वाला तो नॉर्मल अपना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, सिंपल न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल तो खींचेगा, नेगेटिव वाला नहीं खींचेगा। सी माइनस कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सी माइनस कैसे करेगा, सी माइनस बिल्कुल ऐसे करेगा, देखो सी अपना सी माइनस हो गया, यहाँ पे CH2 हो गया, यहाँ पे अपना CH3 हो गया, तो ये मुझे दिख रहा है कि ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो है नहीं, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, डोनेट इस तरीके से, ऐसे ऐसे डोनेट करेगा, ठीक है। ए में राइट साइड डिस्प्लेसमेंट होगा, ए में राइट साइड होगा, हाँ राइट साइड डिस्प्लेसमेंट होगा ए में, बी में लेफ्ट साइड डिस्प्लेसमेंट होगा। सबको समझ में आया ना क्यों हो रहा है ऐसा, ये तो खैर हो गया। अब इधर आते हैं, इधर मैंने देखा अच्छा नाइट्रोजन है, ओहो नाइट्रोजन, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया, प्लस नाइट्रोजन के साथ तो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये तो ट्रिपल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गए, या ग्रुप, इस पूरे ग्रुप को अगर हम ले लें तो ये क्या होता है, एक अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है ये। तो जब इसने खींचे, तो इसने खींचे इलेक्ट्रॉन, खींचे और खींचे, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ हो गई, अपनी राइट साइड हो गई, राइट साइड। क्लास 11 से कब तक चलेगा, देखो गणेश 2 घंटे की क्लास होती है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितनी देर में मतलब हमारा टॉपिक हो जाएगा, उसके बेस पे हो सकता है 2 घंटे, हो सकता है 1.5 घंटे क्लास हो जाए, है ना। तो 1.5 से 2 घंटा आप मतलब कि माइंड प्रिपेयर करके आया करो कि 1.5 से 2 घंटा तो क्लास, अगर जल्दी छूट गए तो बड़े खुश हो जाओगे आप, है ना। पर पहले ही माइंड बना के रखना कि 1.5 घंटा या 2 घंटा तो क्लास चलनी है ना। और मैं तो ऐसे छोड़ती नहीं हूँ, मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को सारा कंटेंट मिल जाए। इंडक्टिव आज खत्म तो नहीं हो पाएगा विशाल, क्योंकि थोड़ा
मतलब ज्यादा हो जाएगा, पहली क्लास के अकॉर्डिंग ज्यादा हो जाएगा। फिर बताओ भाई, यहाँ ये वाले क्वेश्चन समझ में आ गए सबको? ये वाले किसी को डाउट तो नहीं है? ओहो, क्लियर हो गया ना? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। बाकी क्लासेस का ये है कि वो कम से कम 1.5-2 घंटे की चलती हैं क्लासेस, ठीक है, मतलब मैक्स टू मैक्स 2 आवर्स की रहती हैं। बट डिपेंडिंग ऑन, अगर जल्दी टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो जल्दी छोड़ देंगे आपको, है ना भाई। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। देखो, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं हमारे 2 तरीके के। आप लोगों ने सुना ही होगा ये तो पक्का। एक होता है प्लस आई और एक माइनस आई इफेक्ट, है ना। बता दो भाई किन किन लोगों ने सुन रखा है ये, किन किन लोगों ने नहीं सुन रखा, थोड़ा मुझे भी आइडिया लग जाएगा, ठीक है। एक बार जल्दी से बता दो। अरे नहीं नहीं, कल के लिए भी रखेंगे, यही पढ़ेंगे आज हम, प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद कल के ही रखेंगे हम, ठीक है। अच्छा मैं पहले बता देती हूँ आपको ना, डीपीपी मिलती है, डीपीपी मिलती है एक। तो डीपीपी में ना क्या है, हो सकता है कि जैसे कुछ क्वेश्चन आपको लगे कि आज की क्लास में तो नहीं हुए, तो आप उससे घबराना मत कि आज की क्लास में नहीं हुए तो कैसे होगा, वो नेक्स्ट क्लास में कवर अप हो जाएंगे, है ना। तो आप उससे बिल्कुल घबराना मत कि आज जो डीपीपी है उससे, मतलब जो आज क्लास ली उससे डीपीपी सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो आप 1-2 क्लासेस का वेट कर लेना, फिर आप उस डीपीपी को दोबारा लगा के देखना, तो आपका हो जाएगा। हाँ भाई सुन रखा है, मतलब ऑलमोस्ट सब बच्चों ने सुन रखा है प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट। इसकी कुछ कुछ डेफिनेशन भी सुन रखी होगी आपने। अच्छा पढ़ रखा है आपने ऑलरेडी? अच्छा अच्छा, ठीक है भाई। देखो इसकी ना कुछ कुछ डीपीपी डीपीपी बोल रही हूँ, कुछ कुछ ना डेफिनेशन भी आप लोगों ने सुन रखी होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में एक आता है हमारा प्लस आई इफेक्ट और एक आता है हमारा माइनस आई इफेक्ट। अब इसकी ना कुछ डेफिनेशन होती है, वो ग्रुप्स ये ग्रुप्स ये ग्रुप्स वो ग्रुप्स, जो भी, मेरे को वो डेफिनेशन नहीं ध्यान, और ना मुझे कभी ध्यान रही वो डेफिनेशन। देखो कैसे मैं ध्यान रखती हूँ इसको, कि प्लस आई वाले कौन होते हैं और माइनस आई वाले ग्रुप कौन से होते हैं या फिर एटम्स कौन से होते हैं। देखो आपको दिख रहा है प्लस, प्लस वाले वो ग्रुप्स या एटम्स हैं जो प्लस को स्टेबलाइज करेंगे, बस इतना है, ठीक है। क्या है ये? वो ग्रुप्स या एटम्स हैं जो प्लस को स्टेबलाइज करेंगे, स्टेबलाइजेस पॉजिटिव। और वो ग्रुप्स या वो एटम्स जो स्टेबलाइज करें, स्टेबलाइजेस नेगेटिव, उसको हम क्या बोलते हैं? माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप बोलते हैं इनको, ठीक है। कोई बात नहीं प्रियंका, यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे हम वो सब पढ़ेंगे जो आप लोग बीएससी में पढ़ते हो ना, बस थोड़ा सा कुछ कुछ थ्योरी वाला पार्ट नहीं होगा यहाँ पे, हमारा हमारा मेन ना कंसेप्चुअल पार्ट रहेगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। मेगा मैम कहाँ है? ठीक है ना, बिल्कुल यही, मैंने भी इसे ऐसे याद कर रखा है, क्योंकि कुछ कुछ डेफिनेशंस जो बुक्स में दे रखी है ना, वो तो मतलब इतना कंफ्यूज कर देती हैं कि क्या ही बोलें उसके बारे में। एनीवेज, हमारा है प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। अब देखो कोई चीज प्लस को कैसे स्टेबलाइज करेगी, कॉमन सेंस लगाओ, कोई चीज किसी प्लस को कैसे स्टेबलाइज करेगी? भाई कोई गरीब है, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में गरीब, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए कौन सा ग्रुप चाहिए? जो इलेक्ट्रॉन दे दे, यही तो चाहिए, मतलब ऐसे नहीं दिखाना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन दे दे वो उसे स्टेबलाइज कर देगा। और ऐसे ग्रुप जो नेगेटिव को स्टेबलाइज करे, अब नेगेटिव मतलब उसके पास खूब बहुत बहुत सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पड़ी हुई है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ले, उसको हम क्या बोलेंगे? माइनस आई इफेक्ट। वो ग्रुप्स जो माइनस आई इफेक्ट लगाते हैं वो क्या करते हैं? माइनस को स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल में जैसे मान लो कि आपके प्लस इफेक्ट में जो प्लस को स्टेबलाइज करें, इसमें सबसे अच्छे आते हैं आपके एल्काइल ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप्स। इसके अलावा हो जाते हैं आपके, जैसे मान लो ओ एच नहीं, ओ पर माइनस, एन पर माइनस, अभी तो बताया कि ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देते हैं हमेशा, सी पर माइनस। एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? इस तरीके से देखो, CH3 हो गया, CH2 CH3 हो गया, इस तरीके से ये होते हैं अपने एल्काइल ग्रुप्स एक्सेट्रा। चलो नेक्स्ट आओ इस पे, माइनस आई जो नेगेटिव खींच ले, माइनस आई नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन खींच ले, इसका मतलब एग्जाम्पल हो गया जैसे सबसे बढ़िया फ्लोरीन, ऑक्सीजन, न्यूट्रल। देखो ये न्यूट्रल है, दोबारा बोल रही हूं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है आपके, ये न्यूट्रल है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन न्यूट्रल। और क्या हो सकता है? जैसे कि ये ग्रुप होता है अपना NO2 होता है, CN होता है ना, फिर मतलब और भी ग्रुप्स होते हैं, वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे एक्सेट्रा।
मतलब और भी ग्रुप्स हैं जो हमारे ये काम करते हैं, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। तो वैसे हम उसमें बात करते हैं, रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट जब पढ़ते हैं ना, तब हम उसके बारे में बात करते हैं। बट फिर भी समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो, जो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को और जो इलेक्ट्रॉन्स को खींच ले। बताओ भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया? जिसने देखो पढ़ रखा है उसके लिए तो अच्छी बात है, उसकी रिवीजन ही हो रही है। लेकिन अगर मान लो किसी ने नहीं पढ़ रखा, तो उसके लिए मैं आपको ये बता रही हूँ, यहाँ पे बेसिक से ही पढ़ा रहे हैं हम आपको, है ना। आप टेंशन मत लेना, सब हो जाएगा। तो भाई आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जो चीज स्टार्ट हो रही है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। तो माइनस आई इफेक्ट समझ गए ना? माइनस आई इफेक्ट कौन है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। हाँ ठीक है भाई, ठीक है, समझ गई, मैं समझ गई। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो आप बोल रहे हो। तो सब समझ गए हो। माइनस आई, माइनस आई मतलब जो माइनस को स्टेबल करे। माइनस को स्टेबल कौन करेगा? जो खुद इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। अब सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होता है हमारा ये NF3+। ठीक है, NF3+ सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। अगर इससे भी ऊपर लेके जाओ ना, तो इससे भी ऊपर एक और ग्रुप है हमारा जो और बढ़िया से इलेक्ट्रॉन खींचता है, वो होता है हमारा OF। अरे पीले से ले लेती हूँ। वो होता है हमारा OFF+। और उससे फिर आएगा हमारा ORR+। और फिर आएगा हमारा OHH+। मतलब कि ये सबसे ऊपर रहेंगे इलेक्ट्रॉन खींचने में। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर O पे माइनस आ गया तो वो इलेक्ट्रॉन देगा ही देगा। ऐसे अगर मान लो O पे प्लस आ गया तो वो बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन खींचता भी है। ठीक है, तो देखो हमारा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है ये OF2, फिर OR2, OH2। अब ये जो F है ये तो खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये और इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो इवेंचुअली क्या होगा? मतलब बस आप ये देखो, इसको समझना बहुत आसान है। आप इसे ऐसे समझो कि मेरे को बस इलेक्ट्रॉन ना खींचने हैं। अब इलेक्ट्रॉन जब खींचने हैं तो कैसे खींचेंगे भाई? जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा होगा, वो उतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो मैं देख रही हूं इसमें तो भाई फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, और वो भी ऑक्सीजन पे प्लस। ऑक्सीजन पे प्लस मतलब समझते हो? ऑक्सीजन पे प्लस होना बहुत ही क्या होता है? अनस्टेबिलिटी का वो होता है। तो ये क्या करता है भाई? इलेक्ट्रॉन आ, जल्दी मेरे पे प्लस आ गई, जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन दो मेरे को, नहीं तो मैं क्या हो जाऊंगा? मर जाऊंगा। इस तरीके से ऑक्सीजन जो है खींच लेता है सारे इलेक्ट्रॉन्स, और फ्लोरीन भी चिपक गए इसके साथ, और इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। फिर देखो ये R और H में आपको लगेगा थोड़ा बहुत। R तो वैसे इलेक्ट्रॉन देता है, R जो है ना इलेक्ट्रॉन देता है। जैसे एल्काइल ग्रुप होता है ना, एल्काइल ग्रुप R, ये अपना इलेक्ट्रॉन देता है। तो फिर ये आगे कैसे आ गया? इसका देखो कुछ इस तरीके से रीजन है। ये जो हमारा OR है ना, OR और OR+, और यहां पे हमारा क्या है? OH और H+, इस तरीके से। यहां पे ना एक थीटा बनता है, थीटा। थीटा मतलब एंगल, बॉन्ड एंगल। ये भी अपना क्या है? एक बॉन्ड एंगल है। तो ये जो R ग्रुप होते हैं ना, R ग्रुप, R होते हैं एल्काइल ग्रुप होते हैं, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप में क्या होता है? ओहो, एल्काइल ग्रुप में क्या होता है? ये जो R है ना, ये ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी बल्कि होता है। R तो बड़ा हो गया, जैसे R कुछ भी हो सकता है, CH3 हो गया, CH2 CH3 हो गया, है ना। इस तरीके से R कुछ भी हो सकता है, एल्काइल ग्रुप होता है कुछ भी। तो ये क्या करते हैं? रिपल्जन कॉज करते हैं। अब जब ये रिपल्जन कॉज करेंगे तो ये जो θ1 है ना, 1, ये बढ़ जाता है θ2 से। θ1 मतलब एंगल बढ़ गया, एंगल बढ़ गया और एंगल घट गया। तो इसमें ना ये होता है, जैसे आपका एंगल बढ़ता है ना, थीटा जैसे जैसे बढ़ता है, आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है, बढ़ जाता है बॉन्ड में। तो क्या होता है? इसका ना परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ा हुआ होता है एज कंपेयर टू इसके। तो ये क्या करता है? ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है कंपेयर टू दिस OH2 के। ये रीजन होता है इसका। बताओ, ये रीजन समझ में आया? ड्यू टू रिपल्जन, सही बात है। फिर क्वेश्चन NF3 NR3 हाउ डिस्टिंग्विशमेंट। NF3 और NR3 तो आसान है। NF3 में क्या होगा? नाइट्रोजन से अटैच्ड 3 फ्लोरीन होंगे, नाइट्रोजन से अटैच्ड 3 फ्लोरीन है, और यहाँ पे नाइट्रोजन से अटैच्ड 3 एल्काइल ग्रुप होंगे, एल्काइल ग्रुप। ठीक है, इसका भी रीजन सेम है, यही वाला रीजन है इसका भी, कि जब हमारा R है ना, मतलब इन दोनों में जब आप कंपेयर करोगे, इन दोनों का तो आसान है कंपेयर करना। यहाँ पे तो फ्लोरीन है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यहाँ पे FF इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और अच्छे से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और अच्छे से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं, मतलब नाइट्रोजन तो खींचेगा
लेकिन आर और एच में कैसे कंपेयर करोगे? आर में आप देखोगे रिपल्जन हो रहा है, रिपल्जन हुआ तो थीटा बढ़ा, थीटा मतलब एंगल बढ़ा, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल बढ़ते ही आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ जाता है। ये आप लिख लेना, पढ़ोगे आप ये से आगे, केमिकल बॉन्डिंग जब आपकी स्टार्ट होगी ना उसमें पढ़ोगे आप ये कि जैसे आप बॉन्ड एंगल बढ़ाते हो आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ जाता है। ठीक है, बताओ भी सभी को क्लियर हुआ इतना? सभी को इतना समझ में आया? हम यहां तक पहुंच गए हैं, इसका रीजन भी समझ में आ गया होगा आई होप आपको। बताओ भी बताओ। चैट पे भी लिखना पड़ेगा आप लोगों को, नहीं तो मेरे को समझ नहीं आया कि समझ में आया नहीं आया, मतलब समझ में आ गया ना? चलो, किसी को कोई डाउट तो नहीं है कि किस तरीके से हो रहा है ये? समझ में आ गया ना? OF2 सबसे ऊपर, फिर OR2, फिर OH2, फिर उसके बाद देखो ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है तो मैंने नाइट्रोजन लिख दिया, और नाइट्रोजन पे भी प्लस। फिर देखो इधर आओ, NO2 और CN और COOH। ठीक है, ये जो नाइट्रोजन है NO2 वाला, NO2 वाला जो नाइट्रोजन होता है ना वो होता है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन। ये क्या होता है? N डबल बॉन्ड O पे इस तरफ इस तरीके से रहता है। ये क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और ये अपना कार्बन है sp हाइब्रिडाइज्ड। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? नाइट्रोजन sp2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू कार्बन sp। देखो वापस आ जाओ इस पे, हमने जो बनाया था ये रहा, नाइट्रोजन sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन sp। देखो यूज आ गया ना अब ये यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए क्या है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा एज कंपेयर टू Cn। फिर देखो नेक्स्ट, फिर C डबल बॉन्ड OH। ये भी क्या है? ये जो कार्बन होता है C डबल बॉन्ड OH, ये अपना sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन रहता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब sp2 और sp कार्बन कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑफ कोर्स sp वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका रीजन ये हो गया sp और फिर sp2। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गया सबको? यहां तक आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो सब हम सब जानते ही हैं। ये क्या है? डाउन द ग्रुप हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी की बात कर रहे हैं हम, ना कि नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी। इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है अपनी। सही बात है। आओ नेक्स्ट पे, फिर देखो इससे भी कम अपना होता है COOR, मतलब कार्बन, ये अपना एस्टर ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं एस्टर। ये जो ग्रुप होता है ना इसे बोलते हैं एस्टर ग्रुप। फिर उससे कम अपना OR होता है, ऑक्सी OR। फिर उससे कम अपना SR होता है। देखो OR और SR में क्या डिफरेंस होता है? ये जो S है ना और ये ऑक्सीजन है, ये अपना सेकंड पीरियड का है, सेकंड पीरियड, और ये अपना थर्ड पीरियड का है, थर्ड पीरियड का। तो डाउन द ग्रुप क्या हुई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट गई, तो मतलब इलेक्ट्रॉन पुलिंग टेंडेंसी भी कम हो गई। फिर उससे कम OH आ गया, फिर उससे कम अपना NH2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर हमारा कार्बन। देखो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट, फिर हमारा अपना आता है फिनाइल, इसको बोलते हैं देखो फिनाइल रिंग। ये होती है हमारी क्या? फिनाइल रिंग होती है ये, फिनाइल, इसको बोलते हैं देखो फिनाइल। एक और आप पढ़ोगे बेंजाइल, बेंजाइल देखो कुछ इस तरीके से होती है, कनेक्टिविटी इधर से होती है, एक CH2 यहां जुड़ा होगा फिर जाकर के कनेक्टिविटी होगी। लेकिन फिनाइल, फिनाइल में डायरेक्ट बेंजीन से कनेक्टिविटी होती है, इसे बोलते हैं इसे बोलते हैं बेंजाइल। ठीक है, फिनाइल और बेंजाइल। खैर ये तो फिनाइल है। फिर देखो CH2, ये भी अपना sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी अपना क्या है? sp2 हाइब्रिड, sp2 है, और ये वाला sp3 है, सॉरी sp है, sp3 नहीं sp है। तो ये हमारा क्या हो गया? डाउन द ग्रुप माइनस आई इफेक्ट। हाँ, डाउन द ग्रुप जो होता है आपका माइनस आई इफेक्ट घटता ही है, वो तो स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज था जो बढ़ रहा था। लेकिन डाउन द ग्रुप हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर है, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट गई
तो उसका प्लस आई इफेक्ट भी घट जाएगा, सॉरी माइनस आई इफेक्ट भी घट जाएगा उसका। ठीक है, बताओ भी, इतना क्लियर हो गया सबको? सबको क्लियर हुआ इतना कि क्या क्या रीजन है, किस चीज के कैसे कैसे रीजन है अपने, है ना? समझ में आ रहा है ना सबको? फिर हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, अपना माइनस आई इफेक्ट देखेंगे, माइनस आई इफेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया तो भाई बच्चों आप लोग एक बार फटाफट से लिख दो क्लियर हो गया, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, है ना? जल्दी जल्दी करा करो आप टाइपिंग वाइपिंग, इन सब में देखो शुभ काम में देरी कैसी, सही बात ना? तो जल्दी जल्दी लिख दो। ठीक है, क्लियर हो गया, बढ़िया। हाँ देखो NO2 और CN में ऐसे एक्सप्लेनेशन है। NO2 जो है ना अपना sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ये है अपना sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर देखो किसका होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर देखो ये रहा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन sp। ठीक है, ये इसका रीजन। ठीक है, चलो भाई, और किसी को तो कोई डाउट नहीं रह रहा? क्लियर होगी नहीं ये चीज? डाउट आउट, फिनाइल और बेंजाइल ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना इनमें कभी भी। हाँ जी, एक बच्चा पूछ रहा है COR और SR में ना, देखो मैंने आपको ना एक चीज बताई थी, जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर जब हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखते हैं तो प्राइमरी इफेक्ट होता है, फिर हमारा सेकेंडरी इफेक्ट, दोनों को मिला करके देखते हैं वैसे तो इसमें आप ऐसे देखो कि ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लस sp2 तो है ही, लेकिन इसके साथ ऑक्सीजन भी जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन जो कि क्या है खुद में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये और पुल, मतलब अच्छे से पुल करेंगे ना एज कंपेयर टू SR के। SR में तो क्या है, एक तो ये वैसे ही थर्ड ग्रुप का है, थर्ड ग्रुप का है, तो सॉरी हाँ थर्ड ग्रुप का है, थर्ड पीरियड का है, थर्ड ग्रुप बोल रहे हो, थर्ड पीरियड का है, तो ये और बेकार इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, और ऊपर से आर लग गया, आर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन तो डोनेट करता है आर, तो इसलिए ये जो COOR है मतलब एस्टर है, ये ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन खींच पाता है एज कंपेयर टू इसके। लास्ट में एल्काइन, नहीं एल्काइन, तो ये रहा एल्काइन, ये रहा एल्काइन, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना क्योंकि कार्बन sp है, कार्बन sp, कार्बन sp तो अच्छे से इलेक्ट्रॉन खींचेगा एज कंपेयर टू कार्बन sp2। हाँ ऐसे लिख सकते हो एल्काइल, एल्काइल तो माइनस आई इफेक्ट लगाता ही नहीं है, एल्काइल माइनस आई इफेक्ट नहीं लगाता, वो प्लस आई इफेक्ट लगाता है। ठीक है, अगर आप एल्काइन और एल्काइल में कंफ्यूज हो, एल्काइन इज दिस, एल्काइन तो ये होता है ट्रिपल बॉन्ड जहां आता है वहां एल्काइन होता है, एक होता है एल्काइल, जो बता देती हूँ आपको, एक ना आपका होता है एल्काइन और एक होता है एल्काइल, एक होता है क्या एल्काइन और एक होता है एल्काइल। ठीक है, तो ये जो एल्काइन होता है ना, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये एल्काइल C मतलब कोई भी ग्रुप हो सकता है, ये CH2 CH3 ये हो गया, CH3 हो गया, एसेट्रा कोई सा भी ग्रुप हो सकता है ये, है ना? चलो भाई समझ में आ गया सबको? ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं इस पे। नेक्स्ट है हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट मतलब जो माइनस को स्टेबल करे, अब माइनस को नहीं, ये प्लस आई है, सॉरी प्लस आई इफेक्ट, प्लस को जो स्टेबल करे, अब प्लस को कौन स्टेबल करेगा, जो इलेक्ट्रॉन दे सके वो प्लस को स्टेबल करेगा। जैसे कि सबसे ज्यादा कौन इलेक्ट्रॉन देगा, मैंने आपको पहले बताया, जो नेगेटिव वाले, नेगेटिव वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे, और उसमें भी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देने वाला है, ये अपना जो कार्बन बैठा हुआ है ना, कार्बन पे नेगेटिव बहुत ही अनस्टेबल होता है, बहुत अनस्टेबल, तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। फिर अपना NH माइनस, फिर O पर माइनस, फिर उससे कम इलेक्ट्रॉन कौन देगा, COO पर माइनस। अच्छा ये वाला बोल रहे हो, ये वाला और ये वाला, देखो इसका रीजन ये होता है कि जो फिनाइल रिंग है ना ये और खींचती है ना अपने, ये और खींचेगी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे सारे डबल बॉन्डेड होते हैं, सारे डबल बॉन्डेड C है, इसलिए जो फिनाइल रिंग है ना ये, हालांकि sp2 तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे कौन खींच पा रहा है बेचारा, ये तो खींचेगा भी नहीं, सही से खींच लेगा, चलो sp2 हाइब्रिडाइज है, थोड़ा बहुत खींच लेगा, लेकिन क्या हो गया,
हाँ, ये क्या करेगा, खींचेगा तो सही, लेकिन यहाँ पे तो सब लोग खींच पा रहे हैं ना, इससे ज्यादा खींचेगा वो ऑब्वियसली। ठीक है, वाई 3 क्लासेस अ डे। अरे थोड़ा सा सिलेबस तो करना ही है जो भी, अभी 3 क्लासेस स्टार्टिंग में, बाकी धीरे धीरे होंगी आपकी 2-2 क्लासेस ही होंगी। ठीक है, तो इतना परेशान मत हो। समझ में आ गया यहाँ, ईशान, ईशान को समझ में आ गया होगा। फिर है अच्छा, ये NH2 की पावर ज्यादा होगी ना एल्काइन से। हाँ, ये ना ज्यादा, NH2 की पावर ज्यादा है एल्काइन से, ज्यादा ही तो है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है अपना। अरे कहाँ था अपना, अच्छा चलो नेक्स्ट पे आते हैं अपना, प्लस आई इफेक्ट। हाँ जी, तो प्लस आई इफेक्ट पे आते हैं। प्लस आई इफेक्ट में देखो, प्लस आई मतलब कि जो सामने वाले को स्टेबल करे, इलेक्ट्रॉन दे करके प्लस है तो प्लस को इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो उसे स्टेबल करेगा। तो इधर आओ, ये हमारा CH2 माइनस NH माइनस, तो हमने पहले बोल दिया कि जितने भी माइनस वाली चीजें हैं, माइनस जो खुद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर के बैठे हैं, भंडार लेकर के बैठे हैं इलेक्ट्रॉन्स का, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, दे देंगे, जाओ भाई तुम इलेक्ट्रॉन लो, खुश रहो, ये इलेक्ट्रॉन दे देंगे। सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट जो है प्लस आई में ये लोग ही लगाएंगे, और उसमें भी सबसे ज्यादा कौन, CH2 माइनस। रीजन, रीजन क्या है इसका, इसका रीजन ये है कि CH2 माइनस लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है अगर, डिक्रीजेस, तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन इजी रहता है। ओके, तो सिमिलरली ये जो CH2 माइनस है, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू NH माइनस, क्योंकि नाइट्रोजन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, फिर ऑक्सीजन, और फिर ये हो गया अपना कार्बन COO माइनस पे। फिर आओ नेक्स्ट पे, ये जो है इसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। टर्शरी ब्यूटाइल होता है ये, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप होता है ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। क्यों, क्योंकि देखो ये CH3 ये सारे इलेक्ट्रॉन देंगे, भर भर के इलेक्ट्रॉन देंगे इसको, तो ये इवेंचुअली क्या देगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा सामने वाले को। इसमें CH3 ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन देगा इस तरीके से, ये थोड़े कम देंगे, और ये तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, और ये मिथाइल ग्रुप और कम दे पाएगा। क्यों, क्योंकि उसके पीछे कोई नहीं लगा हुआ ना। कोई एल्काइल ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। समझ में आई ये चीज, बताओ यहां तक क्लियर हो गया सबको, यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है, बता दो एक बार। अच्छा, ये बोल रहे हो एल्काइन की ज्यादा पावर होगी, नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे बता रहे हैं कि जो हमारा NH2 है ना, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है आपके एल्काइन से। ये तो रेफरेंस बुक से, एक मिनट रुकना, NH2 तो अपना sp3 ही रहता है ना, ये तो सही बोल रहे हो, NH2 तो हमारा sp3 रहेगा। और ये हमारा कार्बन sp है, तो सही बात है, इसको आप चेंज कर लेना। NH2 जो है ना, ये पीछे रहने वाला है एल्काइन से, सही बोल रहे हो विशाल, ये जो है ना ये पीछे रहेगा, इधर आप एल्काइन कर लो, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा इससे। ठीक है, उसको आगे मतलब ये एक अपना रो हो गया, ये एक अपना रो हो गया। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया, बताओ किसी को कोई डाउट तो नहीं है, ये भी सही कर लेना इसको, और इधर, इधर भी सही, ये तो हो गया अपना सही, तो कुछ नहीं करना है, इधर तक का बताओ, यहां तक सबको क्लियर हो गया। जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे वो उतने ज्यादा अपने को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, किसी और को कुछ डाउट तो नहीं है। हो गया ना, क्लियर हो गया सबको, अरे लिख दो क्लियर हो गया तो, क्लियर क्लियर, अगर कुछ डाउट है तो वो पूछ लो, रिपीट कर दूंगी मैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा सबसे ऊपर नेगेटिव, नेगेटिव से कम हमारे न्यूट्रल आ गए, न्यूट्रल में भी कौन से, एल्काइल ग्रुप, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन रहने वाला है, जितने कम एल्काइल ग्रुप उतना कम इलेक्ट्रॉन डोनेशन रहेगा। हाँ बस ये लास्ट है, इतना ही है अपना। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये अपना CD3, हाँ ये थोड़ा सा अच्छा है, ये हमारे ना वो होते हैं, आइसोटोप रहते हैं हाइड्रोजन के, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से है, एक होता है हमारा ट्रिटियम, एक होता है हमारा ड्यूटेरियम, और एक हमारा हाइड्रोजन होता है इस तरीके से। तो ये जो हमारा CT3 होता है ना, ये ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट क्यों लगा पाता है, क्योंकि इसका बॉन्ड थोड़ा सा छोटा सा होता है। CD का क्या होता है, थोड़ा दूर हो जाता है, और CH तो और ज्यादा दूर हो जाता है बॉन्ड। अब जितना दूर होगा इंडक्टिव इफेक्ट बेकार लगेगा, ये तो हम बिल्कुल पहली ही, हाँ हाँ मैं भी कुछ खा लूंगी, बस ये लास्ट ही करा रही हूँ, ये लास्ट कराऊंगी, फिर तुम्हें लोगों को छोड़ दूंगी, खुश हो जाना उसके बाद। ठीक है, हाँ देखो
ये जो CT3 है इसमें बॉन्ड छोटा है, अब बॉन्ड छोटा है तो ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लगा पाएगा वो। CD3 में CD का बॉन्ड थोड़ा लंबा है तो कम इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा, और CH3 में सबसे बड़ा बॉन्ड है तो सबसे बेकार इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा। देखो डिस्टेंस के साथ इंडक्टिव इफेक्ट खराब हो जाता है ना, तो यही बात हो गई यहाँ पे। फिर ये हो गया हमारा, इसको भी करेक्ट कर लो आप, ये तो गड़बड़ी है यहाँ पे। यहाँ आएगा CBr3, फिर आएगा CCl3, और फिर आएगा अपना CF3। इसको ऐसे लिख दो CF3। तो ऑफ कोर्स कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या कर पाएगा, दे पाएगा, CBr3 दे पाएगा, उससे कम CCl3, और CF3 तो और भी बेकार। CF3 तो बल्कि देता नहीं है, खींच लेता है उल्टा, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। CF3 तो इलेक्ट्रॉन खींचता है, अच्छा इंडक्टिव इफेक्ट लगा करके खींच लेता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हो गए। फिर हमारे लास्ट में आते हैं ये T, D और H। ये नॉर्मल सा है, इनको हम ना न्यूट्रल मान के चलते हैं कि ना ये इलेक्ट्रॉन देते ना ये इलेक्ट्रॉन लेते। पर फिर भी अगर मान लो इन तीन में कंपेयर करने के लिए आ जाए, ये ट्रिटियम है, यहाँ पे क्या है, ट्रिटियम है, ये ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन, अगर इन तीन में कंपेयर करने को आ जाए तो वही जैसे हमने ऊपर समझा ना, बॉन्ड डिस्टेंस कम, बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा, और बॉन्ड डिस्टेंस और ज्यादा, तो क्या हो जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाएगा। सही बात, समझ में आ गई ये बात, बताओ इतना समझ में आया। आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, ज्यादा हो जाएगा नहीं तो तुम लोगों के लिए भी, है ना। बताओ यहाँ तक सबको, सभी को क्लियर हो गया। देखो कुछ लोगों ने तो, जिन्होंने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रखा होगा ऑलरेडी, उनको तो ये बहुत बोरिंग सी लग रही होगी क्लास, है ना, कि अरे क्या पढ़ा रहे हो, दोबारा दोबारा पढ़ा रहे हो। लेकिन देखो हमें तो सबको साथ लेते चलना है, तो हम तो करेंगे, बेसिक से ही करेंगे। तो ऐसा मत सोचना कि कम है या ज़्यादा है, सब जो है ऐसा ही है, ठीक है। समझ में आ गई ये सबको, किसी को कुछ डाउट तो नहीं है? कुछ भी डाउट हो छोटा मोटा तो आप मुझसे पूछ लो, तो फिर आगे बढ़ेंगे अपना। आगे तो क्या ही बढ़ेंगे, कल इसी को कंटिन्यू करेंगे। कल इसी को, जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट बचा है उसी को कंटिन्यू करेंगे। थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ज्यादा हमें क्लैरिटी होगी। पर तब तक के लिए ना मैं आपको कुछ होमवर्क दे देती हूँ। देखो ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद से अरेंज करके देखना, ये वाला और ये वाला वाला, ये तो वैसे समझा ही दिया, बट फिर भी आप ये खुद से करना। एक ये वाला भी करना, ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। बिल्कुल आराम आराम से करना। एक तो ये छोटा सा होमवर्क है, ये बिल्कुल 2-4 क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे मजे में, ये भी। और एक ये लास्ट, ये 3 क्वेश्चन है, आपने इनको घर पे करके देखना। लास्ट टाइम रिकैप मतलब, विशाल क्या बोल रहे हो? अच्छा, डी टी और एच का एक्सप्लेन करना है, तो यहाँ पे बता देती हूँ मैं आपको डी टी और एच का। तो इस तरीके से देखना है इसको, ये जो सी एच है ना, सी एच का बॉन्ड सबसे लंबा, सी डी का बॉन्ड उससे छोटा, और सी टी का बॉन्ड सबसे छोटा। तो हमने देखा कि डिस्टेंस के साथ जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता है उतना ही कम क्या होता है हमारा, जितना कम डिस्टेंस होता है उतना ही ज्यादा क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट लगता है हमारे उसमें। तो देखो क्या होगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना कम इंडक्टिव इफेक्ट, जितना कम डिस्टेंस उतना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट। सही बात है ना, यही तो हमने पढ़ा। तो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट कौन लगाएगा, ये CT3, फिर ये CD3 और फिर CH3, ये लगाएगा। डिस्टेंस के साथ हमारा क्या हुआ, इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा। इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस के साथ हमारा इंडक्टिव इफेक्ट कम होता है, ठीक है। क्लियर हो गया जिसका डाउट था ये। डीपीपी आपको मिल जाएगी, ऐप पे अपलोडेड होगी वो, आपको क्लास के बाद डीपीपी मिल जाएगी। पर मैं पहले बता रही हूँ, हो सकता है डीपीपी मिस, आप कोशिश करना डीपीपी खुद से ट्राई करने का, अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लो कि आपसे नहीं हो पा रहे क्वेश्चंस, तो टेंशन मत लेना, कल ना हम थोड़ी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके बाद आप कर पाओगे वो अच्छे से क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर नहीं हो पाए आज की क्लास के बाद डीपीपी, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, वो कल हो जाएगी। इसके अलावा हाँ, डीपीपी मिलेगा, क्लास के बाद मिलेगा। इसके बाद बोरिंग लग रहा है आदर्श को, हाँ वो आप लोगों ने, जिन लोगों ने पढ़ रखा है ना ये चीज, उन लोगों को तो लगेगा कि बहुत बेसिक है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उन्हें तो मतलब वो है ना। और ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, नहीं होता, इवन मैंने भी नहीं पढ़ा था कभी 11th-12th में सही से, मैंने खुद BSc में आगे पढ़ा है सही से ये चीजें। हाँ ये देखो, ये ना क्वेश्चन, ये ना, इसमें आपको बताना है कि कौन से ग्रुप है जो माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे, ये रहा वो क्वेश्चन, ठीक है।
आईसी बेंगलोर में, आईसी बेंगलोर में एडमिशन लेने के लिए आपको अच्छे खासी मतलब अच्छी रैंक चाहिए होती है। मार्क्स तो आपके पेपर टू पेपर, ईयर टू ईयर डिपेंड करते हैं। अगर मान लो पेपर बहुत आसान आया, थैंक यू श्याम, अगर मान लो पेपर बहुत आसान आया तो आप क्या करोगे, कट ऑफ थोड़ी हाई चली जाती है उसमें, तो आप ना रैंक वाइज देखो, रैंक वाइज ज़्यादा मैटर करता है। मार्क्स तो ईयर टू ईयर चेंज होते रहते हैं। ठीक है भाई, तो ये 3 क्वेश्चन है, ज़्यादा मैं आपका टाइम खाऊंगी नहीं, आप आराम से रेस्ट करो, लंच वंच करो, फिर नेक्स्ट क्लास लेने बैठना। ये है, ये तो खैर छोड़ो, ये नहीं, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, ये आप खुद से ट्राई करना। और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल ही क्लास है आपकी, वही मॉर्निंग में रहेगी 11 बजे, इसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अगर किसी को और कुछ पूछना है तो आप पूछ लो, नहीं तो फिर एंड करते हैं क्लास को यहीं पे, है ना भाई। और हाँ सुनो, अच्छा आज समरी कर लेते हैं। समरी देखो हमने क्या क्या कर लिया, हमने कर लिया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हमने देख लिया साइज का इफेक्ट, और हमने देख लिया इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। इंडक्टिव इफेक्ट में भी हमने क्या देख लिया, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। चलो भाई, थैंक यू थैंक यू। नोट्स मिल जाएंगे आपको जब आप देखोगे ना क्लास के बाद, ये जो मैंने लिखा है, ये जो कुछ भी है, ये सारा ना अपलोड हो जाता है, तो आप उसमें देखोगे जैसे क्लास लेक्चर, उसके बराबर में नोट्स का ऑप्शन होता है, तो नोट्स पे क्लिक करोगे तो उसमें मिल जाएंगे आपको नोट्स। ठीक है, अभी नए नए हो ना, पहली क्लास है तो उसमें लग रहा होगा आपको, एक बार यूज टू हो जाओगे ना आप ऐप से, तो फिर आप खुद ही कर लोगे वो चीज़। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, चलो भाई, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, ओके ओके।